हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स सॉल्यूशन पॉइंट। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों के रिक्वेस्ट पर मैं आज एलन टेस्ट सीरीज का मेजर वाला जो पार्ट है उसका मैं वीडियो सॉल्यूशन बनाने जा रहा हूं। आशा करते हैं इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने वाले तमाम सभी बच्चों को इसका फायदा होगा, उनके कंफ्यूजन्स दूर होंगे और जो भी उनकी प्रॉब्लम है वो उसको रिजॉल्व करने में सक्षम होंगे। ठीक है, तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम लोग चलते हैं बेटा, यहाँ पे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 इस टेस्ट पेपर का पहला सवाल। यहाँ पे एक कर्व बना के दिया गया है, आपके सामने है। इसमें ये बोला गया है कि इस कर्व के लिए इक्वेशन कौन सा होगा। तो आप लोग देख पा रहे हैं इस कर्व का नेचर बेटा पैराबोलिक है। ओके, और एक बात यहाँ पर देखिए, जब y का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू यहाँ पे देखिए 0 है, तो x की वैल्यू उस समय देखिए 5। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको एग्जामिन करूं तो कहानी कुछ ऐसे होगा। और एक चीज और देखिए, इसमें अगर हम x की वैल्यू ग्रेटर देन 5 कोई भी वैल्यू रखेंगे तो y की वैल्यू यहाँ के अंदर बच्चों देखिए y की वैल्यू पॉजिटिव और y की वैल्यू इधर देखें तो यहाँ पर निगेटिव जा रहा है। तो अगर हम चारों ऑप्शन को इस डेटा के हिसाब से, गिवन इंफॉर्मेशन के हिसाब से मैच कराएं तो आप लोग देखें, अगर मैं यहाँ के अंदर बेटा y की वैल्यू 0 रख दूंगा तो x की वैल्यू 5 मिलना चाहिए, यहाँ नहीं मिल रहा है। जरा ऑप्शन में मैं चेक करता हूं, यहाँ पे ऑप्शन डी, ऑप्शन 4, यहाँ लिखा है x इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर प्लस ऑफ यहाँ के अंदर है बच्चों 5। अब देखो, अगर इस इक्वेशन में मैं y की जगह 5 रख दूं ज्यादा अच्छा होगा। इक्वेशन से आप चेक कर लो, आसानी से निकल आएगा बेटा। अगर y की जगह मैं 0 रख दूं तो x की वैल्यू 5 मैच कर रहा है। अच्छा, y का वैल्यू बेटा अगर मैं यहाँ के अंदर सपोज करिए y का वैल्यू 0 से ऊपर बढ़ाऊं, मतलब 0 1 2 3 ऐसे लेके जाऊं, तो y की वैल्यू जब मैं पॉजिटिव रखूंगा, y की वैल्यू जब मैं कोई सा पॉजिटिव वैल्यू रखूंगा तो x का वैल्यू पक्का है यहाँ के अंदर बच्चों पॉजिटिव आएगा। ठीक है, यहाँ पर x का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, रख के देख लो। और अगर y की वैल्यू मैं निगेटिव भी रखूं, इसके अंदर y की वैल्यू बेटा अगर मैं निगेटिव भी रखता हूं तो x की वैल्यू देखिए पॉजिटिव आएगा, क्योंकि यहाँ y का स्क्वायर है। ठीक है, क्योंकि यहाँ y का स्क्वायर है। तो ये जो हमारा ऑप्शन 4 है वो बेटा यहाँ गिवन कर्व के कंडीशन को बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। बाकी किसी में ऐसा नहीं है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर सके। तो सिंपल सा इसका सही जो ऑप्शन हुआ वो हो गया ऑप्शन 4। ओके, ठीक है बेटा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला सवाल यहाँ पे है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, यूनिट डायमेंशन से है। हमसे कहा कि इन सीजीएस सिस्टम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, सीजीएस सिस्टम में फोर्स का मैग्नीट्यूड बोल रहा है 100 डाइंस है, बहुत बढ़िया। Another system where fundamental physical quantities are kilogram, मीटर एंड मिनट, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर सिंपली आपको करना है, पहले सिस्टम ऑफ यूनिट में आपको कर लेना n1 u1, पहले सिस्टम ऑफ यूनिट में आपको करना है बेटा n1 u1 इक्वल टू यहाँ के अंदर n2 u2। ध्यान दीजिए, ये हमारा पहला सिस्टम है जिसमें कि सीरियस में चीजों को लिया गया है। यहाँ 100 डाइंस के बराबर फोर्स है, तो किसी अदर सिस्टम में उसकी वैल्यू क्या होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू पूछा गया है। यहाँ पे सिंपली सॉल्व करने का तरीका n2 इक्वल टू हो जाएगा n1, और यहाँ मैं लिखूंगा u1 बाई u2, यहाँ u1 बाई u2। ठीक है, अब जो यूनिट है उनको डायमेंशन में हम चेंज कर देते हैं। यहाँ के अंदर हो गया n2 इक्वल टू n1, क्योंकि फोर्स की बात हो रही है तो फोर्स के लिए हम लोग लिखेंगे ml t⁻²। यहाँ पर बच्चों हमारे पास हो जाएगा ml t⁻²।
डिवाइडेड बाई, नीचे भी लिख देते हैं यम एल टी पावर -2। लेकिन ऊपर वाला अदर सिस्टम में है, नीचे वाला अदर सिस्टम में है, तो सिंबल में थोड़ा चेंज करेंगे। यहाँ के अंदर बच्चों हम लोग लिख देंगे ऐसे m1 l1 t1 m2 l2 t2 ऐसे कर देंगे। अब देखें यहाँ पर सॉल्व करने का आगे का जो प्रोसीजर है, जो तरीका है, n2 विल बी इक्वल टू n1 और यहाँ पर मैं लिखूंगा m1 बाई m2, अलग कर लिया इसको। फिर मैं लिखूंगा बेटा L1 बाई L2, L1 बाई L2 ऐसे। और फिर मैं लिखूंगा यहाँ के अंदर बच्चों T1 बाई T2 दिस होल टू दी पावर -2 ऐसे। ठीक, हमें N1 दिया 100, यहाँ N1 की जगह हम लिख देंगे 100 और यहाँ M1 बाई M2, M1 इन दी सेंस बेटा यहाँ पर मास पहले सिस्टम में जो था वो सपोज करिए 1 ग्राम था, सीजीएस में था ना, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं 1 ग्राम। तो यहाँ अगला जो मास लिया गया वो किलोग्राम में लिया गया है, वो किलोग्राम में लिया गया है। तो किलोग्राम, 1 किलोग्राम की बजाय मैं लिख देता हूं 10 की पावर 3 ग्राम ऐसे। ठीक, यहाँ पर हमारे पास L1 पहला जो था वो सेंटीमीटर में था, हम लिख देते हैं 1 सेंटीमीटर अपान L2। दूसरे सिस्टम में जब जाना है तो लेंथ को या डिस्टेंस को हमें बच्चों यहाँ मिनट में माफ करिएगा मीटर में दिखाना है। मीटर में लिख देते हैं यहाँ पर 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, 1 मीटर की जगह 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। और T1 अपान T2, T1 पहला यूनिट सेकंड में रहा होगा सीजीएस में और अगले में मिनट में है, तो 1 मिनट, यहाँ 1 सेकंड था, 1 मिनट की जगह हम लिख देंगे 60 सेकंड, ओके, की पावर -2। बच्चों यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, ग्राम ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल। यहाँ पर ये आ गया बेटा 100 इंटू, ये दोनों मिलाकर हो गए 10 की पावर 5, ऊपर गए 10 की पावर -5। यहाँ पर बच्चों ये हो जाएंगे 10 की पावर -5 इंटू 1/60, 1/60 की पावर -2, 60 को ऊपर ले लीजिए तो 60 की पावर हो जाएगा 2। इसको सॉल्व करेंगे बेटा, ये दोनों मिलाकर हो गया 10 की पावर -2, माफ करिएगा 10 की पावर -3 ऐसे आ गया। और यहां पर इंटू हो जाएगा 3600। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों, यहां पर 3.6 आ गया। 3.6 नए यूनिट में जो वैल्यू निकल के आएगा वो 3.6 होगा। नए सिस्टम ऑफ यूनिट में न्यूमेरिकल वैल्यू जो आएगा 109 का वो हो जाएगा 3.6 न्यू यूनिट व्हाटएवर। यहाँ के अंदर जो करेक्ट चॉइस हुआ बच्चों वो हो गया ऑप्शन 3, ठीक है, 3.6। ओके, चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे। देखें, आपका अगला सवाल है बेटा, ये भी यूनिट डायमेंशन से है। कहा गया है इफ एनर्जी ई, वेलोसिटी को कैपिटल वी से और टाइम को कैपिटल टी से दिखाया गया है, वर चूजन as fundamental physical quantities for the measurement, then dimensional formula of mass will be, mass का dimensional formula यहाँ के अंदर क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। मेरे प्यारे बच्चों, सिंपली हमें रूल अप्लाई करना यूनिट डायमेंशन का, मास का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा इन टर्म ऑफ क्या क्या है, यहाँ एनर्जी ई, और दूसरा हमारे पास है वेलोसिटी v और टाइम t। बेटा यहाँ में पावर तो पता नहीं है, e का कितना पावर, t का कितना पावर, v का कितना पावर, हम अपने हिसाब से कुछ मान लेंगे, मान लिया x, y एंड z ऐसे, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, दोनों साइड का डायमेंशन लिख देते हैं। इधर हमारे पास मास है, मास का डायमेंशन सिंपली हमारे पास यहाँ पर बच्चों मास का डायमेंशन लिखेंगे कैपिटल M और यहाँ L की पावर 0, T की पावर 0 ऐसे कर सकते हैं। एनर्जी के लिए हम लोग लिखेंगे, एनर्जी का डायमेंशन हम लिख देते हैं, ये हो जाएगा mL2 T पावर -2। तो यहाँ पर हो गया बेटा mL2 T पावर -2 ऐसे। दिस होल मच, इस टोटल की पावर बच्चों यहाँ के अंदर हम लोग लिख देंगे x, फिर यहाँ पर वेलोसिटी L T पावर -1, दिस होल मच, इसकी पावर बच्चों हम लिख देंगे y, यहाँ पर y आ गया, और यहाँ पर इंटू टी फॉर टाइम, टाइम के लिए तो टाइम ही रहेगा, इंटू इसकी पावर बच्चों हमारे पास क्या हो गया z, टी की पावर z। अच्छा, दोनों साइड को सॉल्व करें
तो इधर देखिए राइट हैंड साइड में m की पावर x और यहाँ m की पावर 1 है, तो x के जगह हो गया 1। ये बात पक्का हो गया, x की जगह 1 आना है। ऐसा हमारा दो ऑप्शन में मिल रहा है, तो दो ऑप्शन तो अभी से फिल्टर कर दिया हमने, इसमें से होना नहीं है। इधर l की पावर 0, इधर देखिए l की पावर 2x और यहां से l की पावर y, ठीक है, और ये दोनों मिल करके हो जाएंगे l की पावर 0। लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में l की पावर 2x, l की पावर बेटा y, l की पावर 2x प्लस y, और यहाँ पर l की पावर क्या है 0। तो y की वैल्यू बेटा हमारे पास यहां से निकल के आ जाएगा y इक्वल टू -2x, x की जगह 1 रख लीजिए, तो यहाँ पर -2 इंटू 1 -2 आ गया, यानी दो ऑप्शन में से एक ही बचा था, वो भी फिल्टर होके आ गया। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ के लिए करेक्ट चॉइस हो गया ऑप्शन 3। ओके, ठीक है, चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे। देखें अगला सवाल यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 4। कहा गया है, एक देखिए यहाँ वर्नियर स्केल बना के दिया है और एक मेन स्केल बना के दिया है। ये आपका मेन स्केल है और ये बेटा वर्नियर स्केल है। तो हम लोग देख पा रहे हैं जब मेजरमेंट किया गया होगा वर्नियर स्केल को मेन स्केल के ऊपर शिफ्ट किया गया होगा। यहाँ पर आगे कितना ये बढ़ा है, देखिए 0 1 2 3 4 5 6 और 7 के बीच में इसका 0 आके रुका है वर्नियर स्केल का। इसका मतलब रीडिंग होगा 6 पॉइंट समथिंग। 6 पॉइंट समथिंग देखते ही एक ऑप्शन मैंने फिल्टर कर दिया। अब यहाँ पॉसिबल ऑप्शन में से जो यहाँ मुझे दिख रहे हैं 1 2 और 3 में से कोई भी हो सकता है, चेक करना पड़ेगा। यहाँ बाकी ऑब्जर्वेशंस क्या है वो सब लिखा हुआ। मेन स्केल डिवीजन का लेंथ 1 मिलीमीटर है, लीस्ट काउंट यहाँ के अंदर 0.1 मिलीमीटर है, जीरो एरर यहाँ पर बच्चों 0.2 मिलीमीटर का है। ये डेटा अगर क्वेश्चन में दे दिया गया इट मींस क्वेश्चन इजी हो गया, क्योंकि आपको ये निकालने से छुट्टी मिल गया, बस सीधे सीधे सॉल्व करना है। रीडिंग पूछा, ऑब्जर्वेशन पूछा, क्या होगा? तो बच्चों रीडिंग जो होगा आपको पता है वर्नियर कैलिपर के द्वारा लिया जाने वाला रीडिंग इक्वल टू होगा मेन स्केल रीडिंग प्लस ऑफ वर्नियर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट माइनस ऑफ यहाँ के अंदर होगा जीरो एरर। इसी को सॉल्व करके बच्चों आंसर निकाल लेना है। देखिए मेन स्केल रीडिंग यहाँ पर सीधे सीधे हमको दिख रहा है। मेन स्केल रीडिंग का मतलब मेन स्केल पर सीधा सीधा जो देखा जा सकता हो वो है 6 डिवीजन आ रहा है और एक डिवीजन का लेंथ 1 मिलीमीटर है। तो यहाँ के अंदर बच्चों ये हो गया 6 मिलीमीटर प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। वर्नियर स्केल रीडिंग का मतलब इधर जाने पर वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मेन स्केल के किसी पर्टिकुलर डिवीजन को कोइंसाइड कर रहा हो। तो मैं देख पा रहा हूं, ऐसे देखो बेटा 0 1 2 3 4 5, ये पांचवा डिवीजन जो वर्नियर स्केल का है वो मेन स्केल के किसी एक डिवीजन को कोइंसाइड कर गया, बहुत क्लियर कट बना के दिया गया है। तो यहाँ पर बच्चों वर्नियर स्केल रीडिंग हो गया 5 इंटू लिस्ट काउंट। यहाँ पर लिस्ट काउंट स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, दिस इज 0.1। यहाँ पर बच्चों 0.1 मिलीमीटर, ध्यान रहे सब यूनिट मिलीमीटर में, माइनस ऑफ जीरो एरर। यहाँ जीरो एरर बेटा पॉजिटिव दिया, सीधे सीधे वैल्यू रखना है। यहाँ पर जीरो एरर पॉजिटिव है, जीरो करेक्शन एक तरह से निगेटिव हो गया, यहाँ माइनस हो गया, जीरो एरर 0.2 मिलीमीटर। सॉल्व करते हैं, यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 6.5, ये दोनों मिलाकर माइनस ऑफ 0.2, इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 6.3 मिलीमीटर। यानी जो रीडिंग यहाँ के अंदर होगा वो हो जाएगा 6.3 मिलीमीटर। ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन 3। ठीक, दिस वाज द सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 4। नाउ लेट्स एंजॉय क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। देखें इसमें कह रहे हैं अ boatman could row his boat with speed of 10 मीटर पर सेकेंड। एक बोटमैन है, नाविक है, अपने बोट को बेटा 10 मीटर पर सेकेंड के रेट से ले जा सकता है, उसको बेटा पानी के अंदर वो चला सकता है। ओके, he wants to take his boat from P to Q, P से Q पॉइंट पर ले जाना चाहता है, जस्ट अपोजिट ऑन द अदर बैंक। अच्छा, कहा गया है जो पानी का फ्लो इसके अंदर है, रिवर फ्लो की स्पीड दे रखा है, वो उसने दिया 4 मीटर पर सेकेंड। हमसे कहा गया ही
शुड रॉ हिज बोट। तो बेटा अपने बोट को अगर वो यहाँ पहुंचना चाहता है और पानी के बहाव के होते हुए भी यहाँ पहुंचना चाहता है तो उसे एफर्ट इधर कहीं लगाना पड़ेगा। अब मान लो पानी रुका होता तो सफलता मिल जाता। ये 10 मीटर पर सेकेंड ये रहा वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर। यहाँ के अंदर बच्चों ये है कितना 10 मीटर पर सेकेंड, और ये जो वेलोसिटी है ये रिवर का है जो कि दिया हुआ 4 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे उसे जो स्ट्रीम है, स्ट्रीम स्ट्रीम के अगेंस्ट यहाँ तैरने की कोशिश करना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया है। एट एन एंगल, राइट एंगल पर चलेगा स्ट्रीम के, स्ट्रीम बहाव के राइट एंगल पर चलेगा। एट एन एंगल साइन इनवर्स 2/5 विथ PQ, PQ से साइन इनवर्स 2/5 पर चलेगा। अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब बच्चों नदी के बहाव के एलांग या उसकी दिशा में। यहां पर बच्चों अप स्ट्रीम का मतलब उसके विपरीत, उसके अपोजिट। तो यहां पर अपोजिट चलने का प्रयास होगा। तो अप स्ट्रीम वाला ऑप्शन यहाँ करेक्ट होना चाहिए, डाउन स्ट्रीम तो यहाँ होगा नहीं, इसलिए ये दोनों ऑप्शन गए। यहां पर बच्चों इन दोनों में डाउन स्ट्रीम दिया, ये गए। राइट एंगल पर होना नहीं, ये गए। तो ऑप्शन एक ही बच रहा है, चाहो तो टिक करके निकल लो। लेकिन यहां पर सॉल्व कैसे करेंगे, देखें ये एंगल मान लो PQ के रेस्पेक्ट में इधर जो एंगल है वो थीटा है। तो अगर मैं बेटा यहाँ टेन थीटा निकालूं तो टेन थीटा नहीं बल्कि साइन के रूप में निकाल लो, क्योंकि आंसर साइन के रूप में है। साइन थीटा विल बी इक्वल टू दिस बाई दिस। यहां पर हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 10 यानी 2/5, यानी थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स 2/5। इसका मतलब बच्चों पानी के बहाव जो स्ट्रीम है उसके अपोजिट कोशिश करनी पड़ेगी, एकदम से अपोजिट नहीं लेकिन इंक्लाइन डायरेक्शन में, इसको आप स्ट्रीम बोलेंगे। और यहां पर जो एंगल होगा, यहाँ PQ के रेस्पेक्ट में जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा वो थीटा होगा, और थीटा की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स 2/5। यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन 2 वुड बी द करेक्ट चॉइस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वी हैव नाउ क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे बच्चों एक डायग्राम उन्होंने बना के दिया है, बेसिकली ग्राफ का डायग्राम बना के दिया है। कहा गया कि सर आप ये बताइए एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। बेटा यहाँ y एक्सिस पर एक्सीलरेशन लिया गया है और यहाँ x एक्सिस पर टाइम को लिया गया है। हमसे कहा गया है स्ट्रेट लाइन यहाँ के अंदर जा रहा, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, पहले स्ट्रेट लाइन इंक्रीजिंग नेचर का फिर डिक्रीजिंग। ऐसे हमसे कहा गया t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 2 सेकेंड के बीच, मतलब यहां से यहां के बीच में हमसे कहा गया है एट t इक्वल टू 0, माफ करेगा, एट t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पर जब वो चलना स्टार्ट कहीं से किया होगा तो उसकी शुरुआती जो स्पीड है बेटा वो 2 मीटर पर सेकेंड है। लेकिन एक्सीलरेशन की वजह से आप देख पा रहे हो उसकी वेलोसिटी पहले यहाँ के अंदर बच्चों पहले उसकी वेलोसिटी बढ़ी हुई है एंड देन वो डिक्रीज कर रही है, क्योंकि यहाँ पर एक्सीलरेशन काम कर रहा होगा। एक्सीलरेशन की वजह से पहले वेलोसिटी बढ़ी होगी, नहीं माफ करिएगा, वेलोसिटी तो पूरे मोशन में बढ़ी होगी। हाँ ये है एक्सीलरेशन पहले ज्यादा था फिर वो एक्सीलरेशन कम हो गया, पूरे मोशन में वेलोसिटी बढ़ती गई। तो हमसे पूछा गया वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के बाद की वेलोसिटी क्या होगी। अगर ऐसे ये चल रहा है तो 2 सेकेंड t इक्वल टू 0 पर अगर उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है तो t इक्वल टू 2 सेकेंड पर उसकी वेलोसिटी क्या रही होगी। ये बेटा v फाइनल हो गया, ये v इनिशियल हो गया, क्या रही होगी ये बताना है। तो देखो अगर एक्सीलरेशन और टाइम का ग्राफ बेटा दिया है तो एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ के बीच का जो एरिया होता है वो एरिया चेंज इन वेलोसिटी को दिखा रहा होता है, ठीक है। और पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा था, तो यहां पर स्ट्रेट लाइन में जाने का मतलब होगा पहले तो हम चेंज इन वेलोसिटी निकाल लें। चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सिंपली हमें एरिया से मिल जाएगा। तो एरिया के जगह पर एरिया जो भी यहाँ ट्राइंगल बन रहा है ये वाला, ये पूरा एरिया चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, हो जाएगा हाफ इंटू बेस, बेस का मतलब हो गया 2 इंटू हाइट का मतलब हो गया 4, ठीक है। इस तरह से डेल्टा वी
डेल्टा वी का जो मैग्नीट्यूड हमारे पास आ जाएगा हो जाएगा 4। यहां पर बच्चों दिस विल बी 4 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, डेल्टा वी का मतलब बच्चों यहां के अंदर हो गया वी फाइनल माइनस वी इनिशियल इक्वल टू 4। देखिए सॉल्व करते वक्त मैंने वेक्टर नहीं लगाया, उसका रीजन ये है स्ट्रेट लाइन मोशन है, और स्ट्रेट लाइन मोशन में वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा वेलोसिटी बढ़ता हुआ है। यहाँ पर एक ही दिशा एक ही डायरेक्शन में है, तो सिंपली आप वेक्टर हटा दो, फर्क इससे नहीं पड़ता है। यहाँ पर v इनिशियल जो हमारे पास होगा बच्चों वो आपको दे रखा है कि v इनिशियल की वैल्यू सर 2 मीटर पर सेकेंड है। तो यहाँ पर सॉल्व किया तो v फाइनल की वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगा 4 + 2 यानी कि 6 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर बेटा हमारे पास जो करेक्ट चॉइस हो गया 6 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन 1। ओके, ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखें अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है ये बैलूनिस्ट रिलीज ये बैक फ्रॉम ये बैलून राइजिंग कॉन्स्टेंटली एट 40 मीटर पर सेकेंड एट टाइम व्हेन द बैलून इज 100 मीटर अबव द ग्राउंड। बेटा कोई बैलून है कांस्टेंट वेलोसिटी से 100 मीटर 40 मीटर पर सेकेंड से अपवर्ड मूव कर रहा है, और जब वो ग्राउंड से 100 मीटर की दूरी पर होता है तो उससे एक कोई पैकेट कोई चीज उससे रिलीज किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक बैग रिलीज किया गया है। इफ जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर देन बैग रीचेस द ग्राउंड इन। सवाल सिंपल है, आसानी से सॉल्व हो जाना चाहिए। बच्चों मान लो ये कहीं रहा हो ग्राउंड, ग्राउंड से किसी हाइट पर किसी बैलून को ले जाके ऐसे बैलून उड़ता 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 गया होगा। जब ये 100 मीटर के हाइट पर होगा, जिस बैलून का नाम उन्होंने लिया है वो बेटा यहाँ पर 40 मीटर पर सेकेंड के रेट से जा रहा है। तो जब इससे पैकेट रिलीज हुआ होगा तो जो बैलून की स्पीड यहाँ के अंदर रहा होगा 40 मीटर पर सेकेंड, वही स्पीड इस पैकेट को मिल जाएगा। और ये हाइट जो दिया गया है ये आपको दिया गया 100 मीटर, दिस इज 100 मीटर। ओके, 100 मीटर। अब जो बैलून यहाँ पर रिलीज हुआ तो इसको भी वही इनिशियल वेलोसिटी मिला, और वही इनिशियल वेलोसिटी पाकर ये बैलून कुछ हाइट तक जाएगा एंड देन वापस आएगा। ठीक है, अब हमें बताना है कि कितना समय लेगा ग्राउंड तक आने में। तो बेटा यहाँ पर गैलीलियो जी का इक्वेशन इनिशियल और फाइनल पॉइंट, मान लो इनिशियल पॉइंट ये है और फाइनल पॉइंट बी है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में आप एकदम मतलब बिना कोई संकोच किए विदाउट हेजिटेशन आप लगा सकते हो, बीच में कोई चीज नहीं देखना है, आपको केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट देखना है। अब ए से बी के बीच में अगर मैं लगाऊं, टाइम पता करना है और यहाँ डिस्प्लेसमेंट आपको पता है इनिशियल से फाइनल के बीच का सेपरेशन 100 है। मैं यहाँ के अंदर लगाऊंगा यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टाइम्स ऑफ ए टी स्क्वायर। बेटा यस का मतलब यच, इनिशियल टू फाइनल डाउनवर्ड है और ये 100 है, यू हमारा अपवर्ड है और 40 है, तो डाउनवर्ड बना लो तो माइनस आप कितना आ जाएगा 40 इंटू टी। ठीक है, प्लस यहाँ के अंदर हाफ, जी के जगह पर 10 डाउनवर्ड है कोई दिक्कत नहीं है, इंटू टी स्क्वायर। टी स्क्वायर बेटा हमारे पास जो भी आए, यहां पर इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, ये आ गया 5 से दोनों साइड को कट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 20, और यहां पर हो जाएगा -80, और यहां पर हो जाएगा प्लस टी स्क्वायर ऐसे। तो यहां पर इसको थोड़ा छोटा बनाएं तो आ जाएगा बेटा टी स्क्वायर माइनस ऑफ 80 माइनस ऑफ 20 इक्वल टू 0। चलिए सॉल्व करिए, फैक्टर बनाते हैं। यहां पे इसका फैक्टर जो बनेगा वो बन जाएगा बच्चों, फैक्टर बनाना हो तो 10 और 2 का बना लेते हैं। यहां के अंदर हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 10t प्लस 2t ऐसे, माइनस ऑफ 20 इक्वल टू 0। देखो ये दोनों आप बैलेंस करो, हो जा रहा ना। यहां पर इसको हम सॉल्व करेंगे बच्चों, टी स्क्वायर यहां से t कॉमन कर लेंगे तो बचेगा t माइनस ऑफ 10, और इन दोनों में से हम 2 कॉमन कर लेंगे +2। यहां पर बच्चों +2 कॉमन करने के बाद बचेगा t माइनस 10। ठीक है, इक्वल टू यहां पर आ गया 0। t माइनस 10 को कॉमन करेंगे तो बच जाएगा t प्लस 2।
इक्वल टू 0, तो दो आंसर यहाँ के अंदर आएंगे। इसको 0 करोगे तो टी की वैल्यू 10 आ जाएगा 10 सेकेंड, और इसको 0 करोगे तो आ जाएगा -2 सेकेंड। अब -2 सेकेंड तो पॉसिबल है नहीं, तो करेक्ट यहाँ के अंदर क्या होगा 10 सेकेंड। यानी यहां से चलकर बैलून यहां तक, माफ करिएगा, यहां से चलकर पैकेट यहां तक आने में जो टाइम लेगा वो 10 सेकेंड के इक्वल होगा। ऑप्शन यहां के अंदर आ गया बच्चों 3। ठीक है, ओके। चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला सवाल यहां के अंदर बच्चों कुछ ऐसे है, कहा गया है ये बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट 45 डिग्री प्रो इंक्लाइन। यहां के अंदर बच्चों 45 डिग्री पर इंक्लाइन से फेंका गया है, प्रोजेक्ट किया गया है। यहां पर इफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.5, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमको दिया गया, बॉडी इज प्रोजेक्टेड अप 45 डिग्री रो इंक्लाइन, इफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.5 देन रिटार्डेशन ऑफ द ब्लॉक। ब्लॉक का रिटार्डेशन क्या होगा? मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे बच्चों, सब मिला जुला के सवाल कुछ ऐसे है। देखें, मान लो बच्चों ये कोई इंक्लाइंड प्लेन में ले लेता हूं, ये मैंने कोई सा इंक्लाइंड प्लेन ले लिया बेटा, ऐसे। यहां पर इस इंक्लाइंड प्लेन पर किसी बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया और इंक्लाइंड प्लेन का इंक्लिनेशन 45 डिग्री एक तरह से उसने दे रखा है। अगर हम इसके ऊपर कोई बॉडी ले करके, इसके ऊपर बच्चों कोई बॉडी ले करके हम प्रोजेक्ट करने के लिए जाते हैं, तो कहानी क्या होगी? यहां पर मैंने कोई बॉडी रखा और इसको प्रोजेक्ट किया, 45 डिग्री का यहां के अंदर एंगल है, तो हमसे कहा रिटार्डेशन क्या होगा? जब बॉडी को यहां के अंदर बच्चों हम ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करेंगे, तो रिटार्डेशन के रूप में हमारे पास देखिए, जब बॉडी ऊपर चलने का प्रयास करेगा, इसको ऊपर की तरफ हम थ्रो करेंगे, तो दो चीजें, यहां पर नीचे एक फोर्स जो इसे खींच रहा होगा mg sin थीटा, और एक और फोर्स लगेगा फ्रिक्शन फोर्स। तो इस बॉडी पे बीच में कहीं बॉडी को रख के चेक करते हैं। जैसे मान लो ये बॉडी बेटा बीच में कहीं हो, ये कोई सी बॉडी है, ऐसे कोई सी बॉडी है, बीच में रख के कहीं पर चेक करें, तो बेटा इसके ऊपर एक फोर्स अभी लग रहा होगा, वो होगा mg। जब ये इधर जा रहा होगा तो इधर फोर्स होगा mg sin थीटा, जहां थीटा हॉरिजॉन्टल से झुका होगा, और एक और फोर्स उसके जाने का अपोज कर रहा होगा, वो होगा फ्रिक्शन फोर्स। ये दो फोर्सेज इसके अपोजिशन में होंगे। तो यहां पर नेट फोर्स डाउनवर्ड अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन होगा। तो यहां पर बच्चों नेट फोर्स जो इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग ऐसे डाउनवर्ड होगा, वो हमारे पास आ जाएगा mg sin थीटा प्लस ऑफ यहां के अंदर फ्रिक्शन फोर्स। यहां फ्रिक्शन फोर्स को हम लिखेंगे बच्चों, फ्रिक्शन फोर्स हमारे पास हो जाएगा म्यू इंटू एन, और यहाँ n के जगह पर आ जाएगा mg cos थीटा, n इक्वल टू mg cos थीटा। पूरा डायग्राम बना के देखोगे तो यहाँ के अंदर आ गया mg cos थीटा। देखो यहां पर इसको मैं लिखूंगा मास इंटू नेट एक्सीलरेशन, जो कि यहाँ इनफैक्ट रिटार्डेशन का काम कर रहा होगा। यहां के अंदर बच्चों मास को हम कॉमन कर लेंगे, g sin थीटा, साइन 45 हो जाएगा 45, प्लस यहां के अंदर म्यू इंटू जी इंटू कॉस 45, ऐसे हो गया बच्चों। इसको सॉल्व करेंगे, यम कैंसिल हो गया, सिग्मा ये विल बी इक्वल टू, जी की वैल्यू नहीं दिया है और जी के टर्म में ही ऑप्शन को लाना है, तो कोई बात नहीं, यहाँ के अंदर हो जाएगा जी बाई स्क्वायर रूट 2, और यहाँ पर हो गया म्यू के जगह पर 0.5, इट मीन्स 1/2, और यहाँ पर हो जाएगा जी इंटू 1/√2। ठीक है, यहाँ 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें, 2 स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा बेटा 3g डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट 2। ये इसका आंसर होना चाहिए। तो इस तरह से करेक्ट चॉइस जो हमारे पास मिलेगा वो हो जाएगा बच्चों हमारे पास ऑप्शन 3। ओके, ऑप्शन 3 would be the correct choice for this particular question. Now let's enjoy question number next one. बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया एन एलिवेटर इज एक्सीलरेटिंग अपवर्ड विथ एन एक्सीलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत बढ़िया।
inside it a person of mass 50 kg is standing on the weighing machine which is kept on the inclined plane having angle of inclination 60 degree. Okay, हमसे कहा गया है द रीडिंग ऑफ द वेटिंग मशीन। देखो बेटा, यहां पर वेटिंग मशीन के ऊपर कौन कौन सा फोर्स लगेगा, तो इसका जो वेट होगा सीधे पड़ा ऐसे, यहां पर इसका वेट सीधे पड़ा, और अगर हम नॉन इनर्शियल फ्रेम मानते हुए इसको सॉल्व करें तो यहां पर इसका वेट जो भी होगा और इसी लाइन में आ जाएगा स्यूडो फोर्स। यहां पर बच्चों स्यूडो फोर्स m इंटू ये के बराबर, ये हम फ्रेम का लेंगे ऐसे, ये दो फोर्सेज लग रहे होंगे। अब इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा और इसी कंपोनेंट के बराबर इस पे क्या लगेगा, नॉर्मल फोर्स। वेटिंग मशीन इनफैक्ट नॉर्मल फोर्स को तो रीड करेगा। तो पहले हम इसको निकालते हैं, एम ए, देखें यहां के अंदर बच्चों एम ए प्लस ऑफ एम जी, इन दोनों को सॉल्व करें तो ये वैल्यू हमारे पास बच्चों आ जाएगा, एम कॉमन कर लेते हैं, ये प्लस जी। जो यहाँ स्टैंडिंग कंडीशन में ये पर्सन, ये व्यक्ति है, उसका मास 50 केजी दिया है। ओके, ये की वैल्यू 6 दिया है, जी की वैल्यू हम अपने आप से 10 मान लेते हैं। तो यहां पर बच्चों ये हो गया 50 इंटू 16, ये हो गया 800 न्यूटन। अब देखो 800 न्यूटन बेटा इधर आया, इधर इसका इधर कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 800 इंटू कॉस, अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा, कॉस 60, और इसी के बराबर इस पर क्या लगेगा, नॉर्मल फोर्स। वेटिंग मशीन जो है बच्चों बेसिकली नॉर्मल फोर्स को रीड करेगा, तो नॉर्मल फोर्स की वैल्यू जो यहाँ के अंदर आएगा हो जाएगा 800 कॉस 60। कॉस 60 की वैल्यू 1/2, यहाँ के अंदर बच्चों 800 इंटू 1/2, यानी कि यहां पर बच्चों हो गया 400 न्यूटन। 400 न्यूटन, ध्यान रहे 400 न्यूटन आया। किलोग्राम वेट में अगर आंसर देना है तो बस जी से डिवाइड कर दो, यहां के अंदर आ जाएगा 40 किलोग्राम वेट। तो इसका जो आंसर हो गया वो हो गया 40 किलोग्राम वेट, ऑप्शन 1। ओके, ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहां पे इस सवाल में बच्चों देखें क्या कह रहे हैं, उन्होंने कहा फाइंड द रीडिंग ऑफ द आइडियल मासलेस स्प्रिंग बैलेंस इन द गिवन सिचुएशन। यहां पर हमसे पूछा गया बताइए रीडिंग इसका क्या होगा, इसका रीडिंग पूछा गया है। रीडिंग इसका हम बताने के लिए जाएंगे बच्चों, तो सबसे पहले हमें कॉमन एक्सीलेशन निकालना पड़ेगा। जब इसको लटकाया गया होगा तो जितना ये स्ट्रेच होना है हो चुका होगा, अब पूरा सिस्टम उधर मूव करेगा जिधर फोर्स ज्यादा पाएगा। तो इधर देखिए 3g और इधर 2g, तो ये पूरा सिस्टम ऐसे जाएगा, जितने एक्सीलेशन से इधर जा रहा होगा उतने एक्सीलेशन से सिस्टम इधर जा रहा होगा, उतने से स्प्रिंग ये आगे बढ़ रहा होगा। स्प्रिंग को जितना स्ट्रेच होना था उतना हो चुका होगा। स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग इनफैक्ट स्प्रिंग के अंदर डेवलप होने वाले स्प्रिंग फोर्स के बराबर होगा, जो इनफैक्ट टेंशन फोर्स के बराबर होगा। तो अब देखो सबसे पहले कॉमन एक्सीलरेशन निकाले बेटा, तो कॉमन एक्सीलरेशन की वैल्यू हमारे पास हो जाएगा नेट फोर्स, खींचने वाला फोर्स 3g है और यहां अपोज करने वाला फोर्स जो होगा यहां पर आ गया 3g और यहां आ गया बेटा 2g। 3g माइनस 2g डिवाइडेड बाई नेट फोर्स अपॉन, ये सब इंटरनल हो गए बीच वाले, अपॉन टोटल मास, स्प्रिंग मास लेस मान के चलेंगे, दिया भी है। और यहां पर बच्चों टोटल मास हमारे पास है 5 किलोग्राम, तो इसको सॉल्व करेंगे, ये की वैल्यू आ जाएगा g/5। अब ये की वैल्यू अगर g/5 आया तो किसी एक पर आप निकालो कि टेंशन फोर्स क्या होगा। यहां पर इसके ऊपर हम लगाएं F net इक्वल टू ma, तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा F net इक्वल टू ma के हिसाब से देखते हैं 3g माइनस टी इक्वल टू m इंटू ए है बेटा, t की वैल्यू हो जाएगा 3g माइनस ma। यहां पर बच्चों देखो 3g, ये 3g का मतलब 30 हो गया, माइनस m मास जो हमारे पास है जिसके ऊपर रूल अप्लाई किया 3 किलोग्राम है, और एक्सीलरेशन अभी अभी निकाला g बाई क्या है 5, g बाई बच्चों यहां के अंदर दिया है 5। समझो, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बेटा, ये आ जाएगा 30 और माइनस ऑफ ये हो गया 30/5,
6 आ गया, 24 न्यूटन। तो यहां के लिए जो करेक्ट चॉइस हो गया 24 न्यूटन, यानी कि ऑप्शन 4। ओके, ऑप्शन 4 वुड बी द करेक्ट चॉइस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ लेट्स एंजॉय क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन। देखिए अगला सवाल। अगला सवाल बच्चों हमसे कहा गया है एन अनबैंक्ड कर्व, माफ करिएगा, एन अनबैंक्ड कर्व हैज रेडियस ऑफ 60 मीटर। अनबैंक्ड मतलब उसको झुकाया नहीं गया रोड को, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है 60 मीटर। मैक्सिमम स्पीड एट विच कार कैन मेक ये टर्न इफ कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज दिस। मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे केस में मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी जो होता है, डायरेक्ट आपने पढ़ा होगा, यहां पर म्यू आर जी के बराबर आता है। म्यू आर कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। यहां पर बच्चों हमारे पास म्यू एस आर इंटू जी, म्यू एस की वैल्यू 0.75, रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका दिया गया 60 मीटर, और जी की वैल्यू यहां के अंदर दिया गया है 10। देखो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा बच्चों 75 इंटू 6, ये दो जीरो इसमें मैंने मिला दिया। इसको थोड़ा और मेहनत करेंगे तो आ जाएगा, देखते हैं, इतना कुछ हो गया ऐसे। ठीक है, यहां पर बच्चों 450 का मतलब हो गया वी मैक्स विल बी इक्वल टू, 450 को आप ऐसे लिख लो 900 बाई 2। 900 का कितना हो गया 30 बाई स्क्वायर रूट 2, 30 स्क्वायर रूट 2 बाई 2, ऐसे कर लो, हो जाएगा 15 स्क्वायर रूट 2, 15 स्क्वायर रूट 2, 15 इंटू 1.4, बस इतना रहने दो, इतना रहने दो। मेरे प्यारे बच्चों इसको हम लोग सॉल्व करेंगे 15 इंटू 1.5, मतलब लगभग 1.4, लगभग 21 के आसपास आंसर जाना चाहिए। यहां पर इसको सॉल्व करें तो आ जाएगा 15 4 जा 60, और 15 1 जा 15 एंड 6 21। यहां के अंदर बच्चों 21.0 मीटर पर सेकेंड, ये मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी होगा। ऑप्शन 2 यहां के लिए मैच कर रहा है। ओके, चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला सवाल यहां पे आ गया क्वेश्चन नंबर 12। कहा गया ये 1 kg बॉल ड्रॉप वर्टिकली इनटू ये फ्लोर फ्रॉम हाइट 25 सेंटीमीटर। वर्टिकली बॉल को ड्रॉप किया गया है, किसी फ्लोर पर जाके टकराया होगा। जो हाइट था फ्लोर का, जहां से बॉल को ड्रॉप किया गया है, वहां से उसकी जो गहराई या कह लीजिए हाइट जो बॉल का था ग्राउंड से, वो 25 सेंटीमीटर था। रीबाउंड टू हाइट 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तक रीबाउंड हुआ है। तो कहा गया कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। मेरे प्यारे बच्चों देखो, अगर किसी बॉल को सपोज करिए एच नॉट हाइट से ऐसे प्रोजेक्ट किया गया हो, ये ग्राउंड हो, यहां से प्रोजेक्ट करते हुए इसकी कोई वेलोसिटी होगी, फिर ये बेटा ऊपर बाउंस होगा किसी अदर वेलोसिटी से। यहां पर मान लीजिए अगली बार ये एच हाइट तक, ये एच नॉट रहा हो और ये एच हाइट तक ऐसे जा पा रहा हो, तो इसमें आप डायरेक्ट रिलेशन जान लो। ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन होता है एच एन इक्वल टू ई की पावर 2n इंटू एच नॉट। एन क्या है, कौन सा बाउंस है, पहला बाउंस हो रहा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कौन सा बाउंस है। एन मतलब कौन से बाउंस के बाद हम हाइट को निकाल रहे हैं। मान लेते हैं पहला बाउंस माना जाएगा, अभी टकराया वापस गया पहला बाउंस। तो यहां पर एच एन है उसकी हाइट, पहले बाउंस के बाद हाइट की वैल्यू उन्होंने दिया 4 सेंटीमीटर, और एच नॉट उन्होंने दिया है 25 सेंटीमीटर, और ई की पावर 2n, 2n की जगह पर 1 रख लीजिए, सिंपली आपको आंसर मिल जाएगा। इस तरह से बेटा ई स्क्वायर इक्वल टू 4/25 हो गया। तो ई की वैल्यू हो जाएगा 2/5, 2/5 का मतलब 0.4। यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आपके पास आ गया 0.40, यहां पर ऑप्शन 3। ठीक, ओके बेटा, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखें अगला सवाल हमारे पास बच्चों है क्वेश्चन नंबर 30।
क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है दी थिन रॉड शोन बिलो हैज मास कैपिटल एम, इस रॉड का मास बेटा कैपिटल एम है, एंड लेंथ कैपिटल एल, ए फोर्स कैपिटल एफ acts at one end as shown and the rod is free to rotate about other end के about ये rotate कर सकने के लिए फ्री है। फोर्स ऐसे इंक्लाइन करके लगाया गया है। इनिशियल एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ द रॉड। अब बेटा इस फोर्स को अगर मैं दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करूं तो एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट ऐसे जाएगा। ये जो कंपोनेंट है ये हो जाएगा एफ cos 30 और ये हो जाएगा बच्चों f sin 30। ये f cos 30 वाला जो ये कंपोनेंट है बेटा, इसकी वजह से इसमें कोई रोटेशन नहीं होगा क्योंकि इसका लाइन ऑफ एक्शन रॉड के अलोंग ही है। इसका लाइन ऑफ एक्शन बेटा, इनफैक्ट इस फोर्स को मैं यहां ले जाके रिजॉल्व करके रखूं तो आपको पता चलेगा इसके वजह से इसमें कोई रोटेशन नहीं होने वाला है। ठीक है, इस फोर्स का सीधा प्रभाव यहां पड़ा। इसका जो x कंपोनेंट, x का जो ये वाला कंपोनेंट है f sin 30, वो बेटा यहां पर इसे घुमाने का प्रयास करेगा। इसका ये वाला जो कंपोनेंट है f cos 30, ये इसे कुछ नहीं कर पाएगा, केवल ऐसे कंप्रेस कर सकता है, इसको घुमा नहीं सकता है। तो ध्यान से देखिए, ये एंगल 30 था, ये f sin 30, इसके वजह से रॉड के अंदर आएगा टार्क। तो इस पॉइंट के अबाउट अगर मैं टार्क निकालने जाता हूं बेटा, तो टार्क की वैल्यू हमारे पास हो जाएगा एफ साइन 30 इंटू उसके लाइन ऑफ एक्शन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस सीधे एल के बराबर हो गया। ठीक है, और यही इक्वल टू हो जाएगा आई इंटू अल्फा। यही इक्वल टू बच्चों हम लोग लिखेंगे आई इंटू अल्फा इक्वल टू एफ साइन 30। एफ की वैल्यू दिया है क्या? नहीं, उसी टर्म में आंसर लाना है। ये हो जाएगा एफ बाई टू इंटू एल, एफ बाई टू इंटू एल। ओके, अब देखो यहां पर बच्चों अल्फा पूछा है। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी रॉड का उसके एक टर्मिनल से पास होने वाली परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट जो होता है एम एल स्क्वायर अपॉन 3। ठीक है, यहां के अंदर बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा एम एल स्क्वायर अपॉन 3। ये हो गया एम एल स्क्वायर अपॉन 3 इंटू अल्फा इक्वल टू एफ एल बाई 2। सॉल्व करेंगे, यहाँ अल्फा की वैल्यू बच्चों हमारे पास आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ एफ एल डिवाइडेड बाई 2 एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एम एल स्क्वायर। आप देख रहे हो एक एल यहाँ कैंसिल हो रहा है, हटा दो। यहां पर बच्चों आपके पास हो जाएगा अल्फा इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एफ डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ एम एल। देखिए क्या कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? 3 टाइम्स ऑफ एफ डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ एम एल। मुझे ऑप्शन 1 दिख रहा है, तो यहां के लिए जो करेक्ट चॉइस हो गया वो हो गया बेटा ऑप्शन 1। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला जो सवाल है, अगला क्वेश्चन बेटा, वो है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है ये क्यूब ऑफ साइड ये, कोई क्यूब है बेटा जिसका साइड लेंथ ये के बराबर दिया गया है, इसका मास हमारे पास m दिया गया है, रेस्ट में रखा हुआ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। ये हॉरिजॉन्टल फोर्स F इज अप्लाइड नॉर्मल टू वन ऑफ द फेस। एक फेस के नॉर्मल, मतलब फेस जो ये भी है उसके नॉर्मल ऐसे एक फोर्स लगाया गया F, जो कि यहां से इसकी हाइट इस फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन की है 3a/4। हमसे कहा गया है एट ए पॉइंट इज डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ फेस एट ये हाइट ऑफ दिस मच अबव बेस। बहुत बढ़िया। मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ, एफ की कम से कम वैल्यू क्या हो, फॉर विच द क्यूब बिगिंस टू टॉपल अबाउट द एज इज एज्यूम क्यूब इज नॉट स्लाइड। बिना स्लाइड के टॉपल करने लगे, मतलब ऐसे बेटा ये इस तरह से उठने का कोशिश करेगा और इस तरह से आगे, इस तरह से बच्चों ये उठने का कोशिश करेगा। क्या होता है जब ऐसे हम फोर्स किसी भारी भरकम बॉडी पे लगाते हैं तो जो नॉर्मल फोर्स है ये उठने की जब कोशिश करता है इस वाले इंड के अबाउट बेटा ये उठने की कोशिश करेगा, यहां पर ये वाले इंड के अबाउट ये उठने की कोशिश करेगा। तो नॉर्मल फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ऐसे केस में शिफ्ट होता है, और नॉर्मल फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन अब जो होगा बेटा
जब ये बिल्कुल टॉपल करने वाला होगा, बिल्कुल यहां पर इस तरह से यहां से लुढ़कने वाला होगा, ये इस तरह से इस इंड के अबाउट ऐसे पलटने वाला होगा, उस पर्टिकुलर टाइम पे नॉर्मल फोर्स बिल्कुल यहां पॉइंट डी से जा रहा होगा और कुछ ऐसे कहानी होगी। mg जो फोर्स होगा, जो यहां पर बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स होगा mg, वो तो यहीं पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे ही लगेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। यहां पर बच्चों ये हो गया m इंटू जी, दिस फोर्स इज mg, ओके, एंड दिस फोर्स इज नॉर्मल फोर्स। यहां पर पॉइंट डी के अबाउट जिस समय ये बिल्कुल टॉपल करने वाला होगा, उस समय समझ लीजिए बिल्कुल अभी टार्क की वैल्यू पॉइंट डी के अबाउट क्या होगा, लगभग लगभग 0 होगा। यहां पर mg की वजह से जो टार्क लगेगा, mg की वजह से पॉइंट डी के अबाउट देखिए कौन सा टार्क लग रहा है, जो भी टार्क लग रहा है उसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाने का प्रयास करता है। और यहां पॉइंट डी के अबाउट इस फोर्स की वजह से टॉर्क लगेगा वो क्लॉकवाइज। जब ये टॉपल करने वाला होगा तो यहां पर बच्चों फोर्स की वजह से लगने वाला जो टार्क है, टार्क ड्यू टू फोर्स एफ अप्लाइड फोर्स शुड बी बैलेंस्ड बाय टार्क ड्यू टू mg। रहा सवाल नॉर्मल फोर्स का, तो नॉर्मल फोर्स क्योंकि पॉइंट डी से ही जा रहा है, इसलिए पॉइंट डी के अबाउट नॉर्मल फोर्स की वजह से टार्क 0 होगा। ठीक है, तो यहां पे हम पॉइंट डी के अबाउट इसको देख रहे हैं, ध्यान रहे इस बात का। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे बच्चों, सच्चे बच्चों, बहादुर बच्चों, यहां इसको चलिए थोड़ा मेहनत करके सॉल्व करते हैं। टाउ ड्यू टू फोर्स एफ, यहां पर हो जाएगा फोर्स एफ इनटू फोर्स एफ के लाइन ऑफ एक्शन का पॉइंट डी से परपेंडिकुलर सिपरेशन। पॉइंट डी से परपेंडिकुलर सिपरेशन अगर देखेंगे तो यहां पर बच्चों 3a/4, दिस इज 3a/4, ओके, इक्वल टू mg। mg जो फोर्स है, mg के लाइन ऑफ एक्शन का यहां पर बच्चों पॉइंट डी से परपेंडिकुलर जो सिपरेशन निकल के आएगा वो साइड लेंथ का आधा होगा, कितना होगा, a/2। तो यहां के अंदर मैंने लिख दिया बच्चों a/2। ठीक, फोर्स की वैल्यू पूछा है कि कम से कम क्या हो, बिल्कुल इसके बाद बढ़े तो टॉपल कर जाएगा, वो यहां पलटने लगेगा। यहां पर बच्चों ये कैंसिल हो गया और यहां पर बाकी 2 2 जा यहां के अंदर 4 कर लेते हैं। F इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ mg डिवाइडेड बाई 3, 2 टाइम्स ऑफ mg डिवाइडेड बाई 3, 2 mg बाई 3, यानी ऑप्शन जो यहां पर आएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2, ओके। ऑप्शन 2 वुड बी द करेक्ट चॉइस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। यहां पर बच्चों ऑप्शन 2 आपका इस सवाल के लिए सही हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, ओके। हमसे कहा गया है कि स्टील रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर इज हीटेड फ्रॉम 25 डिग्री सी टू 75 डिग्री सी। मेरे प्यारे बच्चों, एक स्टील रॉड है, उसको हीट किया जा रहा है। तो देखो, जैसे यहां पे ये रहा स्टील का एक रॉड, इसको हीट किया जा रहा है। तो देखें सब लोग, आगे बोला गया है कीपिंग लेंथ कांस्टेंट। जैसे मान लो दोनों साइड से मैं रिजिड सपोर्ट लगा दूं, यहां पर बच्चों दोनों साइड से मैं रिजिड सपोर्ट यहां पर लगा दूं ऐसे, यहां पर इधर से भी रिजिड सपोर्ट ऐसे लगा दूं ताकि इसका लेंथ बढ़ने ना पाए। और इसके टेम्परेचर को मैं चेंज करूंगा। जब टेम्परेचर को मैं चेंज करूंगा तो बच्चों यहां पर ये बढ़ने की कोशिश करेगा। सपोज ये सपोर्ट ना होता तो ये बढ़ जाता, एक तरह से कंप्रेस हो जाएगा। सपोज सपोर्ट हटा के मैं इसको गर्म करता, इसका टेम्परेचर बढ़ाता तो एनलार्ज हो जाता, बट सपोर्ट क्योंकि है तो एक तरह से यूं समझ सकते हैं कि ये कंप्रेस हुआ है। तो यहां पर हमारे पास इसमें पूछा है कि सर आप ये बताइए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो डेवलप होगा वो कितना होगा। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बच्चों हम लोग ऐसे देखते हैं, डेल्टा एल इक्वल टू एल इनिशियल इंटू अल्फा इंटू डेल्टा थीटा, ये केस होता है। हमारे पास डेल्टा एल बाई एल ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है और ये कंप्रेशन का केस यहां बनाएगा, कंप्रेशन। इनफैक्ट ये रिजल्ट निगेटिव में आना चाहिए, सारे वैल्यूज हमारे पॉजिटिव हैं तो केवल मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। अल्फा जो हमारे पास है वो उन्होंने दिया है
12 इंटू 10 की पावर -6, और यहां पर डेल्टा थीटा टेम्परेचर में जो परिवर्तन है वो हमको दिया गया 50 डिग्री सेल्सियस का, 25 से 75 किया गया है। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, 12 5 जा 60, एक जीरो और बढ़ गया, 10 की पावर -6, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो डेल्टा एल बाई एल की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास आ जाएगी यहाँ पर 6 इंटू 10 की पावर -4, यही हमारे पास लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन होगा। एक कंफ्यूजन हो सकता है आपको कि यहाँ अगर लेंथ को कांस्टेंट रखा तो डेल्टा एल सर ने 0 क्यों नहीं कर दिया। इनफैक्ट बेटा अगर आप वार्म अप करोगे तो स्ट्रेन तो आएगा। यहां एक तरह से थोड़ा कंसिडरेशन अलग हो गया कि अगर ये सपोर्ट ना होता तो इसका लेंथ इंक्रीज कर जाता, और एक तरह से क्योंकि सपोर्ट मैंने लगा रखा है तो ये डिक्रीज हो गया, एक तरह से कंप्रेशन का केस बन गया। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि लेंथ में चेंज नहीं हुआ, इनिशियल लेंथ में चेंज नहीं होने दिया गया, तो यहां पर लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन 0 कर दें, आसानी के लिए एक ऑप्शन दिया गया है। यहां के लिए करेक्ट चॉइस आपका आ जाएगा 6 इंटू 10 की पावर -4, ऑप्शन 3 वुड बी द करेक्ट चॉइस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कहा गया स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्यूमिनियम when 26400 joule of energy is supplied to its 2 kg block and its temperature rises to this। जब हम किसी बॉडी को डेल्टा क्यू हीट देते हैं तो उसको ऐसे कोरिलेट करते हैं, डेल्टा क्यू इक्वल टू एम एस इंटू डेल्टा थीटा। स्पेसिफिक हीट निकालना है, ये हो गया डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई एम इंटू डेल्टा थीटा। जो हीट एनर्जी सप्लाई किया गया वो है 26400 डिवाइडेड बाई मास जो यहां के अंदर लिया गया वो 2 kg है, 2 kg, और डेल्टा थीटा टेम्परेचर में जो चेंज ला रहे हैं 20 से 35 यानी 15 डिग्री का चेंज ला रहे हैं। ठीक है बेटा, यहाँ स्पेसिफिक हीट जो हमारे पास होगा इसको थोड़ा कट करते हैं बच्चों, यहां पर इसको कट कर दें 3 से, ऐसा कुछ आ गया। यहां के अंदर थोड़ा और इसको छोटा बना लें, इतना हो गया बच्चों। 2 से एक बार फिर कट कर देते हैं, 8 आ गया, 8 आ गया एंड 0, 880 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। यहां पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर 4, ऑप्शन 4। ओके, ठीक है बेटा, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहां पर अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 17 है, कहा गया 10 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सी इज एडेड टू 40 ग्राम ऑफ वाटर एट 15 डिग्री सी। 10 ग्राम आइस है जो कि 0 डिग्री सी पर है और 40 ग्राम वाटर जो कि 15 डिग्री सी पर है। तो कहा गया टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, हमें पता है अगर हम दो डिफरेंट टेम्परेचर वाली चीजों को कनेक्ट कर दें या मिक्स कर दें तो हीट का फ्लो हाई टू लो टेम्परेचर होता है, और तब तक होता है जब तक कि दोनों का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। अब यहां दो चीजें दी गई हैं, आइस और यहां पर वाटर। ध्यान दीजिएगा बेटा, आइस 0 डिग्री सी पर है। अगर आइस पिघलकर वाटर पूरा का पूरा बने, आइस पिघलकर वाटर बने तो इसको हीट एनर्जी चाहिए होगा। यहां के अंदर बच्चों हीट एनर्जी ये चाहिए होगा, सपोज ये Q1 है, और यहां पर अगर वाटर, ये हीट एनर्जी आइस को पिघलने के लिए कौन देगा, वाटर देगा। ये जो तत्काल वाटर यहाँ आइस पिघलने के बाद बनेगा 0 डिग्री सी, और जो वाटर पहले से था जो जिसके अंदर आइस को रखा गया है, वाटर ये था बेटा यहाँ 15 डिग्री सी पर, और ये क्या करेगा, हीट एनर्जी को देगा, हीट एनर्जी को माइनस करेगा, और इसी हीट एनर्जी को ये आइस ले करके पिघलेगा। यहां पर ये बेटा अगर वाटर में ही सीधा सीधा बदले जो कि 0 डिग्री सी पर रहे
तो देखते हैं यहाँ Q1 कितना आता है, Q2 कितना आता है। पहले इसका अनुमान लगा ले कि यहाँ पर कितना कितना ये आता है। देखो ध्यान से, इसको हम सॉल्व करेंगे बच्चों। ये वाला जो डेटा यहाँ दिया गया है, जो मैंने अभी लिखा है, इसको सॉल्व करेंगे। अगर 10 ग्राम, यहाँ पर 10 ग्राम आइस पिघल कर वाटर बने तो कितने हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ पर Q1 निकालते हैं, m इंटू एल, m इंटू एल। 0 डिग्री सी पर आइस था, 0 डिग्री सी पर वाटर है। m की वैल्यू बेटा हमारे पास है 10 ग्राम और l की वैल्यू यहाँ के अंदर 80 ले लेंगे ग्राम कैलोरी पर ग्राम। तो यहाँ के अंदर ये हो जाएगा 800 कैलोरी। ठीक है, अगर इस पूरे आइस को पिघला के 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर बनाना है तो इतना हीट एनर्जी चाहिए होगा इसको पिघलाने के लिए। अच्छा, अब वाटर से हीट एनर्जी मिल रहा है, तो जो वाटर पहले से मौजूद था, अगर मान लो कंप्लीट वाटर 0 डिग्री सी पर आए तो कितना हीट देगा, कितना हीट देगा। यहां पर बच्चों यहां के अंदर Q2 निकालेंगे, यम यस इंटू डेल्टा थीटा। देखें, यम फॉर मास ऑफ वाटर जो कि 40 ग्राम है, यस के लिए 1 हो गया बेटा, वाटर के लिए 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सी के हिसाब से। डेल्टा थीटा टेम्परेचर में चेंज 15 माइनस 0 हो जाएगा, ऐसे 15 माइनस 0। इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 600 कैलोरी। तो देखो, जब वाटर 0 डिग्री सी पर जा रहा है तो इतना खाली हीट दे पा रहा है, जबकि पूरे आइस को पिघलाने के लिए 800 कैलोरी हीट चाहिए होगा। पूरे आइस को, कंप्लीट आइस को मेल्ट कराने के लिए 800 कैलोरी हीट चाहिए होगा। और अगर वाटर अपने आप को 0 डिग्री सी तक ले जा रहा है, हीट एनर्जी निकालेगा, लेकिन इतना ही निकाल पा रहा है। इतना हीट कंप्लीट आइस को पिघलाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। इसका मतलब आइस बचा रह जाएगा। 0 डिग्री सेल्सियस पर अगर आइस बचा रह जाएगा, आइस यहां पर बच्चों अगर बचा रह जाएगा 0 डिग्री सी पर है, तो मिक्सचर का टेम्परेचर 0 डिग्री सी ही बना रहेगा। यानी कि इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन 3। ठीक है, 0 डिग्री सी। ओके बेटा, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहां पे अगला क्वेश्चन हमारे पास आ गया बेटा, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। हमसे कहा गया 3 रॉड्स मेड ऑफ सेम मटेरियल। एक ही मटेरियल के 3 रॉड्स बेटा यहां पर बने हुए हैं। दोनों के लिए जो थर्मल कंडक्टिविटी होगी वो सबके लिए सेम होगी। इसका मतलब एक ही मटेरियल के क्योंकि है। अच्छा, यहां पर have been joined as shown in the figure, each rod is of same length। लेंथ भी सबका सेम है, अगर इसका लेंथ L है तो इसका भी लेंथ L है, इसका भी लेंथ L है। अच्छा, यहां पर इनके इंड्स जो हैं 0 डिग्री सी, 90 डिग्री सी और 90 डिग्री सी पर हैं। तो कहा कि टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन ऑफ द 3 रॉड्स, यहां पर कितना टेम्परेचर होगा ये हमसे पूछा गया है। ठीक है बेटा, अब 0 और 90 के बीच में कोई भी वैल्यू पॉसिबल हो सकता है। तो आप ऐसे देखो, यहां के अंदर बच्चों हीट एनर्जी हाई टू लो टेम्परेचर ऐसे आ रहा होगा, यहां के अंदर हीट एनर्जी ऐसे आ रहा होगा, और यहां पर हाई टू लो ऐसे जा रहा हूं। मान लिया यहां का टेम्परेचर थीटा है, तो हीट करंट इस ये वाले से जो हीट करंट गया, सपोज I1, यहां से जो हीट करंट जा रहा I1, और यहां से I2, और यहां से सपोज करिए I। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, I1 प्लस ऑफ I2 इक्वल टू I। अब देखिए, जिस तरह से इलेक्ट्रिक करंट हम निकालते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, उसी तरह से यहां पर हीट करंट को इस ब्रांच में निकालेंगे टेम्परेचर डिफरेंस 90 माइनस थीटा अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस। अब देखो, क्योंकि सारे रॉड का डायमेंशन सेम है, सारे रॉड का मटेरियल भी सेम है, तो सबका थर्मल रेजिस्टेंस भी सेम होगा। लेंथ सेम है, क्रॉस सेक्शन सेम है, एक तरह से सब कुछ ही सेम है, आइडेंटिकल है, मटेरियल भी सेम है, तो सबका थर्मल रेजिस्टेंस सेम होगा। तो सिंपली आप लगा लो 90 माइनस थीटा बाई आर, प्लस यहां के अंदर जो करंट आ रहा है ये होगा 90 माइनस थीटा बाई फिर से हो गया आर, इक्वल टू यहां पर जो करंट जा रहा होगा थीटा माइनस 0 डिवाइडेड बाई आर। ठीक है,
थीटा माइनस 0 डिवाइडेड बाई आर, ये थर्मल रेजिस्टेंस दोनों साइड से कॉमन होने के बाद कैंसिल हो जाएगा। 90 प्लस 90 अब ऐड करेंगे 180 माइनस 2 थीटा, यहां के अंदर हो गए 180 माइनस 2 थीटा इक्वल टू थीटा, यानी कि बेटा 180 इक्वल टू आ गया 3 थीटा, थीटा की वैल्यू आ जाएगा 60 डिग्री सी। तो इसका जो करेक्ट चॉइस हो गया वो हो गया ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 वुड बी द करेक्ट चॉइस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ लेट्स एंजॉय क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 1। देखें अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है क्यू कैलोरी ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक गैस फ्रॉम 20 डिग्री सी टू 30 डिग्री सी। 1 मोल मोनोएटॉमिक गैस का टेम्परेचर बेटा वो करा 20 से बढ़ाकर 30 डिग्री सी करना है, उसके लिए क्यू कैलोरी हीट की जरूरत पड़ती है और ये कांस्टेंट प्रेशर की बात हो रही। तो बच्चों स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट प्रेशर पर जो होगा ये इसको हम लिखेंगे स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर Cp है तो जो हीट आएगा Q इक्वल टू एन Cp इंटू डेल्टा टी या डेल्टा थीटा। ठीक है, यहां पर पहले उन्होंने कहा Q हीट की आवश्यकता होती, Q की जगह Q हो गया, 1 मोल का नाम लिया है 1 मोल हो गया Cp। यहां के अंदर बच्चों Cp की वैल्यू उन्होंने तो नहीं दिया है फिलहाल, यहां पर इसको मैं Cp ही लिख देता हूं इनटू डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा जो हमारे पास है वो बच्चों आपको दिया गया है कितना 20 से 30 यानी कि आ गया 10, ये हो गया 10 टाइम्स ऑफ Cp। फिर आगे बोल रहा है the amount of heat required to raise the temperature of 1 mole diatomic gas, 1 mole diatomic gas फ्रॉम 20 डिग्री सी टू 25 डिग्री सी। 1 मोल है और डाइएटॉमिक गैस है, 20 डिग्री सी से 25 डिग्री सी पर ले जाने के लिए कितने हीट की आवश्यकता होगी। मैंने मान लिया क्यू डैश इक्वल टू हो जाएगा एन की जगह 1, Cp की जगह Cp और डेल्टा टी की जगह बच्चों यहां के अंदर हमारे पास हो जाएगा, देखिए यहां पर हमारे पास हो जाएगा 20 और 25 का डिफरेंस, यहां के अंदर आ गया 5 और इस तरह से Q डैश इक्वल टू आ जाएगा 5 टाइम्स ऑफ Cp। तो अब सवाल ये उठा क्या Cp दोनों का अलग अलग होगा। सवाल ये है कि क्या दोनों का Cp अलग अलग होगा कि एक ही होगा। Cp जो हमारे पास होगा बेटा वो यहां पे नेचर ऑफ गैस के ऊपर डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ गैस क्या है, उसके हिसाब से चीजों को हम मैनेज करते हैं। यहां पर कांस्टेंट प्रेशर की बात हुई, कांस्टेंट प्रेशर पर ऐसा किया जा रहा है। तो ऐसे केस में जो हमारे पास बच्चों Cp की वैल्यू होगी, क्योंकि गैस ही चेंज कर दिया गया है इसलिए Cp की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो देखते हैं यहां पर हमारे पास हो जाएगा बेटा Q डैश बाई, इसको Cp डैश लिख देते हैं, Q डैश बाई Q इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ Cp डैश डिवाइडेड बाई 10 टाइम्स ऑफ Cp। ये हो जाएगा बच्चों Cp डैश डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ Cp और यहां पर Cp डैश को लिखेंगे गामा डिवाइडेड बाई गामा R डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1 और इसको लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ गामा R डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1। ध्यान रहे ऊपर जो हम सॉल्व करेंगे वो डाई एटॉमिक के लिए और नीचे जो सॉल्व करेंगे वो मोनो एटॉमिक के लिए। ये डाई एटॉमिक के लिए है, ये मोनो के लिए है। अब ध्यान दीजिए R तो चेंज होगा नहीं, डाई रहे मोनो रहे जो भी रहे। यहां पर बच्चों मैं इसको गामा डैश लिख देता हूं ताकि मामला स्पष्ट रहे। तो Q डैश बाई Q इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बेटा, दूसरा वाला जो गैस है वो डाई एटॉमिक है, डाई एटॉमिक के लिए गामा की वैल्यू 1 प्लस 2 बाई एफ, एफ के जगह पर 5 रख दीजिए 7/5। तो यहां पर आ जाएगा 7/5 डिवाइडेड बाई 7/5 माइनस 1 करेंगे 2/5 आ जाएगा 2/5। ओके, दिस होल मच इज डिवाइडेड बाई, यही चीज हम सॉल्व करेंगे बच्चों मोनो एटॉमिक के लिए 2,
यहाँ मोनो एटॉमिक के लिए आ जाएगा 5/3, 5/3, 5/3। दिस मच इज डिवाइडेड बाई 5/3 -1 करेंगे, आ जाएगा 2/3, 2/3। अब इसी को सॉल्व करके बच्चों आंसर निकाल लेना है। Q डैश बाई Q, दिस मच वुड बी इक्वल टू, यहां से बेटा 7/5, 5 कैंसिल, ऊपर आ जाएगा 7/2, और यहां पर 3 कैंसिल, आ जाएगा 5/2 इंटू 2, तो सिंपली हमारे पास यहां आ गया 5, ये हो जाएगा 7/10। इस तरह से Q डैश की वैल्यू हमारे पास 7/10 इंटू Q, जो आंसर हो जाएगा 7/10 इंटू Q, ऑप्शन 4। यहां के लिए करेक्ट चॉइस हमारे पास आ गया बेटा ऑप्शन 4। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर बच्चों हमारे पास है 20। इस क्वेश्चन में कहा गया है when an ideal gas in a cylinder was compressed isothermally by a piston, किसी आइडियल गैस को आइसोथर्मल कंडीशन में पिस्टन से कंप्रेस किया गया है। वर्क डन ऑन दी गैस वाज फाउंड टू बी दिस जूल, कहा गया ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, यहां पर आइसोथर्मल प्रोसेस, अगर किसी सिस्टम को हम डेल्टा क्यू हीट देते हैं तो कुछ हीट का हिस्सा वर्क डन में और कुछ यहां इंटरनल एनर्जी के चेंज में खर्च होता है। क्योंकि प्रोसेस बेटा आइसोथर्मल दिया है तो यहां पर डेल्टा यू की वैल्यू हो जाएगी 0, चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0। अब हमारे पास क्या होगा, देखें ध्यान से, हमारे पास बच्चों ये होगा डेल्टा क्यू जो होगा उसको मैं लिख देता हूं क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल। ध्यान रहे यहां कंप्रेशन किया गया है, कंप्रेस करने से जो वर्क डन होगा वो निगेटिव आता है, आपको पता है एक्सपेंशन के केस में पॉजिटिव और कंप्रेशन के केस में निगेटिव। तो यहां पर जो भी वर्क डन होगा वो हो गया -1.5 इंटू 10⁻⁴ जूल। देखो अगर समथिंग माइनस समथिंग करने पर वैल्यू निगेटिव आए, इसका मतलब यहां पर ये है क्यू फाइनल इज लेस देन क्यू इनिशियल। क्यू फाइनल इज लेस देन क्यू इनिशियल मतलब क्या है, फाइनल कंडीशन में हीट कम हो गया, मतलब हीट एनर्जी सिस्टम से बाहर निकला। तो यहां पर देखिए आंसर जो जूल में है वो तो मैच कर नहीं रहा है, तो इसको कैलोरी में हमें चेंज करना पड़ेगा। माइनस कैलोरी में चेंज करेंगे 1.5, बल्कि इसको लिख लेते हैं 15 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 4.2 कैलोरी। इसको सॉल्व करोगे बेटा 3 पॉइंट समथिंग में ऑप्शन दिख रहा है मुझे, ये हो जाएगा -3.6 कैलोरी, ऐसे माफ करिएगा -3.6 इंटू 10⁻³ कैलोरी। तो ऑप्शन के हिसाब से इतनी कैलोरी हीट एनर्जी रिलीज होगी, सिस्टम से बाहर जाएगी। तो दो ऑप्शन है, पहले में कहा गया है 3.6 इंटू 10⁻³ कैलोरी ऑफ हीट फ्लोड आउट फ्रॉम द सिस्टम ऑफ द गैस, सही है। अगले में कहा 3.6 इंटू 10⁻³ कैलोरी ऑफ हीट फ्लोड इनटू द गैस। ऑप्शन ये यानी ऑप्शन 1 यहाँ के अंदर बच्चों करेक्ट चॉइस हो जाएगा यहाँ पर इन सभी ऑप्शंस में से। ओके, होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। बच्चों अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। ओके, हमसे कहा गया वाटर ड्रॉप हुज रेडियस इज 0.0015 मिलीमीटर इज फॉलिंग थ्रू द एयर, कोएफिशिएंट इफ द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ एयर इज दिस मच, दिया हुआ उसका डेटा। एज्यूमिंग बुआयंसी फोर्स एज नेग्लिजिबल, हवा में बुआयंसी फोर्स को कह रहा नेग्लेक्ट कर दीजिए। टर्मिनल वेलोसिटी, बेटा स्टोक्स लॉ के अनुसार जब डेरिवेशन होता है तो स्टोक्स वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी की जो वैल्यू आती है वो हो जाती है 2/9 टाइम्स ऑफ, यहां पर होता है रो r² इंटू जी डिवाइडेड बाई, यहां के अंदर आ जाता है बेटा ईटा। ईटा यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। यहाँ सारे डेटा आपको गिवन है, बस वैल्यू रख के आंसर निकाल लेना है। Vt यहाँ पर v टर्मिनल वेलोसिटी 2/9 टाइम्स ऑफ रो डेंसिटी ऑफ वाटर है जो कि हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर बच्चों 1 इंटू 10⁻³, ठीक है। r स्क्वायर इन द सेंस
यहां पर हो जाएगा रेडियस का स्क्वायर, और रेडियस हमारे पास है 0.0015। यहां के अंदर बच्चों हम लिख सकते हैं 15 इंटू 10 की पावर -4, ये मिलीमीटर हो गया, इंटू 10 की पावर -3, हमें मीटर में बनाना पड़ेगा, तो यहां पर टोटल हो जाएगा 10 की पावर -7 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू जी। जी के जगह पर हम लोग लिख देते हैं 10 या 9.8 लिख सकते हैं, लगभग में आंसर निकाल लीजिए, डिवाइडेड बाई ईटा। ईटा बेटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है जो हमको गिवन है, दिस इज 1.8 इंटू 10 की पावर -5, ओके। यहां पर ये सारे डेटा बच्चों सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आपको देंगे वो हो जाएगा अप्रॉक्स 2.72 इंटू 10 की पावर -4 मीटर पर सेकेंड, ठीक। इसको आप लोग सॉल्व करके चेक कर लीजिएगा, अप्रॉक्स यही आंसर इसका आएगा। यहां पर ऑप्शन हो गया ये मतलब 1, ठीक। अब हम चलते हैं अगले सवाल पे बच्चों। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखें, कहा गया सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज 0.072 न्यूटन पर मीटर, ओके। हमसे कहा एक्सेस प्रेशर इनसाइड द वाटर ड्रॉप है, बबल नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे एक्सेस प्रेशर की जो वैल्यू होगी बेटा, यहाँ पर जो एक्सेस प्रेशर होगा, एक्सेस प्रेशर की वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2T डिवाइडेड बाई R, जहां T क्या है, T यहाँ सरफेस टेंशन होगा, 2T के जगह पर हम लोग लिखेंगे 0.072, ओके। रेडियस ध्यान दीजिए, जो वाटर ड्रॉप है उसका डायामीटर गिवन है, रेडियस उसका हाफ करके लिखेंगे, आ जाएगा 1.2 का हाफ 0.6 इंटू 10 की पावर -3। बस इसी को सॉल्व करके बेटा रिजल्ट को निकाल लेना है। इसको आप सॉल्व करके देख लेना, चेक कर लीजिएगा, इसका रिजल्ट मिलेगा 240 न्यूटन पर मीटर, ओके। ये होगा एक्सेस प्रेशर इनसाइड वाटर ड्रॉप, ओके। नाउ लेट्स एंजॉय क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 1। बेटा हमारा अगला सवाल जो है वो कुछ ऐसे दिया है, कहा गया वाटर इज फ्लोइंग विथ वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड इन ए हॉरिजॉन्टल पाइप वेयर क्रॉस सेक्शनल एरिया इज दिस मच। बेटा किसी हॉरिजॉन्टल पाइप जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना दिया 2 इंटू 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर, उस जगह वाटर फ्लो की वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, और वहां पर प्रेशर की वैल्यू दिया है 4 इंटू 10 की पावर 4 पास्कल। प्रेशर एट क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस मच, यहां पर क्रॉस सेक्शन की वैल्यू और कम हो गई बेटा, ऐसे जगह पर प्रेशर पूछा गया है। तो देखें, प्रेशर की जहां तक वैल्यू की बात है बच्चों, वो तो निकालने के बाद पता चलेगा, बशर्ते एक चीज यहां तय है, देखो ये जो पाइप गया हो ऐसे गया होगा, ठीक है। यहाँ क्रॉस सेक्शनल एरिया देखिए ज्यादा है, यहाँ पर कम है, बाद में क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 इंटू 10 की पावर -2 हो गया, इसको सॉल्व करोगे वही आएगा। और यहाँ पर इतना है, यहाँ पे ये एरिया A1 है और यहाँ पर A2 है। यहाँ पर वाटर फ्लो की वेलोसिटी आपको दिया हुआ है, यहाँ पर वाटर फ्लो की वेलोसिटी चलो हम लोग निकाल लेते हैं, तब जाके यहाँ प्रेशर बाद में हम पता कर लेंगे। यहाँ पर बच्चों अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड के लिए A1 V1 इक्वल टू यहाँ के अंदर बच्चों A2 V2, ये वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। यहाँ क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारे पास है 2 इंटू 10 की पावर -2, और V1 जो वेलोसिटी यहाँ के अंदर है पहले वाले टर्मिनल पे, ये हमको दिया गया 2 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों A2 दूसरी जगह जहां पे क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना है, इतना होने का मतलब 1 इंटू 10 की पावर -2, ओके। वहां पे वेलोसिटी निकालने जाऊंगा बेटा, तो वेलोसिटी की वैल्यू सॉल्व करने पर देखें क्या आ जाएगा, 4 10 की पावर -2 यहाँ कैंसिल हो रहा है, ये हो जाएगा वेलोसिटी इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड, ओके। इसको रख लेते हैं 4 मीटर पर सेकेंड। ऑब्वियसली जहां पाइप पतला होगा वहां वेलोसिटी कम हो जाएगी, ये बात सबको पता है। अब देखो आर्किमिडीज का माफ करेगा, यहाँ पर बर्नौली जी का थ्योरम लगाते हैं, इस जगह पे प्रेशर P1 प्लस हाफ टाइम्स ऑफ रो इंटू V1 का स्क्वायर इक्वल टू
यहां के अंदर हो जाएगा दूसरे पॉइंट पर प्रेशर P2 प्लस हो जाएगा हाफ टाइम्स ऑफ रो इंटू V2 का स्क्वायर। बाकी यहाँ पर रो GH वाला पार्ट वैसे भी दोनों तरफ सिमिलर होगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल पाइप का केस है। अब देखो यहाँ के अंदर बच्चों P2 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगा P1, P2 की वैल्यू आ जाएगा P1 प्लस हाफ टाइम्स ऑफ रो इंटू यहाँ के अंदर हो जाएगा V1 स्क्वायर माइनस हाफ V2 स्क्वायर। ऐसे चलिए वैल्यूज रखते हैं। P2 इक्वल टू P1, जो पहले पॉइंट पे प्रेशर हमको दिया है उन्होंने, वो दिया समथिंग पास्कल कुछ करके दिया था, 4 इंटू 10 की पावर 4 पास्कल है बेटा। ये हो गया 4 इंटू 10 की पावर 4 प्लस हाफ टाइम्स ऑफ रो 1 इंटू 10 की पावर 3, ये वाटर की डेंसिटी हो गई किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। और यहां पर बच्चों V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर, V1 स्क्वायर इन द सेंस यहां पर एक ब्रैकेट में मेरे पास ऐसे लिख लेता हूं V1 प्लस V2, V1 प्लस V2, या सिंपली मैं इसको ऐसे देखूं V1 की वैल्यू बेटा हमारे पास था 2 मीटर पर सेकेंड, तो यहां पर हो गया 2 का स्क्वायर किया 4 माइनस V2 का वैल्यू हमने अभी निकाला है 4 आ रहा है, 4 का स्क्वायर किया बच्चों यहां पर आ गया 16। ठीक, तो देख रहे हैं वो निगेटिव में आ रहा। P2 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर 4, यहां माइनस में आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा हमारे पास 12 का आधा करेंगे 6, यहां पर हो गया 6 इंटू 10 की पावर 3। ओके, यहां पर इसको हम थोड़ा और सॉल्व करें, ऑप्शन के रूप में लाने का प्रयास है, देखते हैं कितना आता है। ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 10 की पावर 4 माइनस, इसको लिख देते हैं 0.6 इंटू 10 की पावर 4। तो इसको सॉल्व करोगे आप पूरा, मिलेगा 3.4 इंटू 10 की पावर 4 पास्कल। 3.4 इंटू 10 की पावर 4 पास्कल, जो ऑप्शन यहां मैच कर रहा बेटा वो ऑप्शन हो गया 3। ठीक, करेक्ट चॉइस इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हो गया ऑप्शन 3। ओके बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहां हमारा अगला सवाल है, ये दिया गया है, देखिए कहा गया दी वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक ऑफ एल्यूमिनियम इज डिक्रीज बाय 1%। यहां के अंदर बच्चों वॉल्यूम को 1% डिक्रीज किया गया है, तो कहा गया प्रेशर ऑन दी सरफेस ऑन इट्स सरफेस इंक्रीज बाय, इनफैक्ट स्ट्रेस पूछा गया है। तो बच्चों यहां पर हमें पता है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इक्वल टू होगा स्ट्रेस जो कि P के रूप में होगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय डेल्टा V बाई V। यहां पर प्रेशर को इंक्रीज कराएंगे तो ऑब्वियसली वॉल्यूम यहां डिक्रीज हुआ होगा, प्रेशर में कितना इंक्रीमेंट होगा, इनफैक्ट P सिंपली हमको निकालना, जिसको हम लोग यहाँ स्ट्रेस बोलते हैं। तो P की वैल्यू बच्चों सॉल्व करने पर आ जाएगा B इंटू डेल्टा माइनस डेल्टा V बाई V। वैसे भी हमारा मतलब केवल मैग्नीट्यूड से है मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर P की वैल्यू हम लोग सॉल्व करेंगे, बल्क मॉडुलस दिया है 7.5 इंटू 10 की पावर 10, 7.5 इंटू 10 की पावर 10। डोंट वरी अबाउट यूनिट बिकॉज द यूनिट इज गिवन इन SI फॉर्म। ओके, डेल्टा V बाई V, यहां पर ये हमको कहा 0.1 पर, माफ करिएगा 1%, 1% का मतलब कितना फ्रैक्शनल चेंज होगा, डेल्टा V बाई V, डेल्टा V बाई V इंटू 100 इक्वल टू हमको दिया है 1, यानी डेल्टा V बाई V की वैल्यू हो जाएगा 0.01। यहां पर 0.01 का मतलब 10 की पावर, इसको लिख सकते हैं -2, ये हो जाएगा 7.5 इंटू 10 की पावर 8 पास्कल। इस तरह से जो यहां पर करेक्ट चॉइस बच्चों मैच करेगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, वो हो जाएगा ऑप्शन 2। ओके, 7.5 इंटू 10 की पावर 8 पास्कल। ओके बेटा, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखें अगला सवाल हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया है सिंपल पेंडुलम इज टेकन टू 64 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस से 74 किलोमीटर ऊंचाई पे ले जाया गया है, तो उसके टाइम पीरियड में कितना परिवर्तन होगा, क्या होगा। तो देखो बेटा
सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड होगा स्क्वायर रूट के 2 पाई स्क्वायर रूट के अंदर L बाई जी। जब ऊंचाई पे जाएंगे तो जी की वैल्यू घटेगी, जी की वैल्यू घटेगी मींस टाइम पीरियड बढ़ेगा। तो डिक्रीज करने वाले दोनों ऑप्शन अभी कैंसिल कर देता हूं। कितना बढ़ेगा बस ये चेक करना है। देखो यहां पर बच्चों आप लोग इसको लिखोगे t इक्वल टू 2 पाई, ऊंचाई पे जाने पर जो g की वैल्यू होगी उसको जरा लिखते हैं। g की वैल्यू बेटा हमारे पास होगा GME मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई, यहां पर जो सेंटर से अर्थ के सेंटर से दूरी है, सपोज करिए r हाइट पर ले गए हैं, अर्थ के सेंटर से उस पॉइंट की डिस्टेंस अगर स्मॉल r है, मतलब ऐसे अगर ये अर्थ है, यहां से बच्चों स्मॉल r के डिस्टेंस पर g की वैल्यू देखें तो क्या होगा, यहां g की वैल्यू चेंज हो जाएगी और उसके जगह पर कुछ ऐसे आ जाएगा। ठीक, अब यहां पर मेरे प्यारे बच्चों t इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई, यहां स्क्वायर रहेगा बेटा स्क्वायर। ठीक है, यहां के अंदर हमारे पास आ जाएगा 2 पाई और यहां पर हो जाएगा L डिवाइडेड बाई GME और r स्क्वायर को बाहर निकालोगे यार तो ध्यान दीजिए ना तो यहाँ लेंथ पेंडुलम का आपका चेंज हो रहा है, ना तो मास अर्थ का चेंज हो रहा है, ना तो यहाँ जी चेंज हो रहा है, ये पूरा चीज कांस्टेंट है। तो टाइम पीरियड जो पेंडुलम का होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, जिस रेडियस पर सेंटर से कितनी दूरी पर हम लेके गए हैं बेटा, यहाँ पर कोई ऑर्बिट बन रहा होगा, खैर उससे ज्यादा मतलब नहीं है, यहाँ पर इस हाइट से मतलब है सेंटर से कितना। तो देखो टाइम पीरियड हमारे पास बच्चों आ जाएगा डेल्टा टी, अगर इसको ऐसे देखो कितना परिवर्तन होगा, T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T1 इंटू 100। T2 माइनस T1 को रिप्लेस कर दो R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई R1 इंटू 100 से। तो देखो बेटा जो यहां हमारे पास ये रेडियस था अर्थ का, एक्चुअल जब अर्थ के सरफेस पर पेंडुलम रहा होगा तो जो स्मॉल आर था उसकी वैल्यू 6400 किलोमीटर होता है, तो यहां के अंदर बच्चों हो गया 6400 किलोमीटर और ये हो जाएगा 6400 की जगह 64, इतना बढ़ गया होगा ना, इतने हाइट पर ले जाए हैं, डिवाइडेड बाई R1, R1 की वैल्यू बेटा 6400 मल्टीप्लाइड बाई यहां हो जाएगा 100। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो 64 डिवाइडेड बाई 6400 मल्टीप्लाइड बाई 100, सॉल्व करने पर आ जाएगा यहां पर 1%, यानी कि 1% का यहां के अंदर चेंज होगा और चेंज में क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहां पर इंक्रीज बाई 1% इसका करेक्ट चॉइस होगा बेटा। इतना सॉल्व अगर ना करना चाहो तो जल्दी से कैसे टिक कर सकते हो, जितना परसेंट यहां पर बच्चों आपने सेंटर से डिस्टेंस बढ़ाया है उतना परसेंट यहां टाइम पीरियड में भी चेंज होगा, डायरेक्ट रिलेशन है। तो जहां 6400 किलोमीटर था वहां आपने 64 किलोमीटर बढ़ाया है, यानी 1% आपने बढ़ाया है। तो 1% अगर आर को आपने बढ़ाया तो 1% टी भी इंक्रीज करेगा। तो सिंपल सी बात है, ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट चॉइस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, नाउ लेट्स एंजॉय क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 1। क्वेश्चन नंबर बच्चों अगला हमसे कहा गया है एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव ये बॉडी ऑफ मास स्मॉल m फ्रॉम एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस 4r टू रेडियस 6r। यहां पर बच्चों किसी बॉडी को एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव ये बॉडी ऑफ मास m फ्रॉम ऑर्बिट दिस टू दिस। यहां पर बच्चों ऑर्बिट का मतलब यहां अर्थ के रेस्पेक्ट में बोला गया होगा। यहां पर सपोज करिए ये अर्थ है, ठीक है, यहां पर ये वाला ऑर्बिट का रेडियस यहां के अंदर सेंटर से सपोज करिए ये 4r है। कोई बॉडी को यहां से यहां ऐसे रिवॉल्व कर रहा होगा इस ऑर्बिट में, हम किसी अदर ऑर्बिट में लेके गए, यहां से बेटा इसको एनर्जी देना पड़ेगा कि यहां पर ये पहुंच जाए। और ये वाला जो रेडियस है दिस वन, ये हमको बताया गया दिस इज इक्वल टू 6r। तो यहां एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में ले गए हैं, मतलब उसको अगले ऑर्बिट में चलना भी है।
तो जब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में बच्चों किसी बॉडी को शिफ्ट करने की बात आए, तो ऐसे केस में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगा वो सिंपली यहां के अंदर होगा चेंज इन टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी फाइनल ऑर्बिट में E2 है और शुरुआती ऑर्बिट में सपोज E1 है। चलिए देखते हैं, यहां के अंदर E2 माइनस E1, E2 को लिखेंगे माइनस G कैपिटल M। कैपिटल M का मतलब अगर वो प्लेनेट हमारा अर्थ है तो प्लेनेट का मास इनटू उस बॉडी का मास डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल आर। और पहला जो रेडियस था वो हमारा 4r का था और फाइनल वाला 6r रेडियस का है, तो यहां के अंदर आ जाएगा 6 टाइम्स ऑफ r। ठीक है, माइनस आप एक बार फिर माइनस लगाएंगे तो यहां प्लस बन जाएगा, ये हो जाएगा G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ r। 2 टाइम्स r के जगह पर बच्चों यहां पर क्या है 4r। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बेटा, यहाँ 24r आ जाएगा, यहां पर हमारे पास 8r आ जाएगा, हमारा एलसीएम आ जाएगा 24 टाइम्स ऑफ r। ठीक है, यहां पर 24 टाइम्स ऑफ r 2 बार जाएगा, यहां पर बच्चों आ जाएगा -2g कैपिटल M स्मॉल m, यहां प्लस हो जाएगा, यहां 3 टाइम्स 3 इंटू जी कैपिटल M स्मॉल m ऐसे हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो एनर्जी रिक्वायर्ड जो होगा उसकी वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव में, यहां के अंदर होगा G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय 24 टाइम्स ऑफ कैपिटल R। तो करेक्ट चॉइस यहां के लिए होगा हमारे पास बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन ये। ओके, ऑप्शन ये would be the correct choice for this particular question। मेरे प्यारे बच्चों यहां पर इस सवाल में एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में ले जाने की बात कहा था। ठीक है, अगर यही कहता कि इतने से इतने हाइट पर ले जाना, ऑर्बिट का नाम ना लेता, तो वहां पर बच्चों हम लोग क्या करते, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालते, टोटल एनर्जी नहीं निकालते। फिलहाल यहां के लिए टोटल एनर्जी का चेंज देखा जाएगा। ओके, चलते हैं बच्चों अगले सवाल पे। देखें यहां पर बच्चों अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है उसमें कहा 2 सैटेलाइट्स ऑफ मास 50 kg and 100 kg revolves around the earth in circular orbit of radius 9r and 16r respectively। और यहां पर कैपिटल आर को कहा गया रेडियस ऑफ अर्थ मान लीजिए है, तो हमसे कहा गया है कि स्पीड ऑफ 2 सैटेलाइट्स विल बी इन दी रेशियो। अर्थ के चारों तरफ ऑर्बिटल वेलोसिटी जो सैटेलाइट का होगा स्क्वायर रूट के अंदर होगा बेटा GME डिवाइडेड बाई, यहां पर हम सिंपली लिख देते हैं स्मॉल r। ठीक है, स्मॉल r अर्थ के सेंटर से दूरी होगी, इनफैक्ट रेडियस होगा उस ऑर्बिट का। अब यहां पे मामला स्पष्ट है, केवल स्मॉल r को बदल रहे हैं, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट के अंदर आ, सिंपल। ऑर्बिटल वेलोसिटी पहले के लिए अपान दूसरे के लिए इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर R2 बाई R1। स्क्वायर रूट के अंदर R2, मेरे प्यारे बच्चों R2 को यहां पर बोला गया 16R और यहां पर इसको बोला 9R, तो इसका आंसर R कैंसिल कर दीजिए, आ जाएगा 4/3। इस तरह से ऑप्शन पर जाएं तो करेक्ट मैचिंग जो मुझे दिख रहा है बेटा वो हो गया ऑप्शन 2। ओके, ठीक है, चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे। देखें अगला सवाल हमारा कुछ ऐसे है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 28। कहा गया इफ अर्थ इज सपोज्ड टू बी स्फीयर ऑफ रेडियस r, अगर अर्थ को एक स्फीयर मान लिया जाए जिसका कि रेडियस कैपिटल R है, its value of acceleration due to gravity at latitude 30 degree is g 30 degree and g at the pole। बहुत बढ़िया, then value of g minus g 30 degree। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे बच्चों, सच्चे बच्चों, बहादुर बच्चों, होनहार बच्चों, सपोज करिए ये अर्थ हो, जस्ट कंसीडर ये मैंने लिया अर्थ को, और यहां पर अर्थ का कहीं पर बच्चों होगा इक्वेटर, ऐसे एक इक्वेटोरियल लाइन में बना दूं, ये अर्थ का इक्वेटोरियल लाइन हो गया ऐसे,
चारों तरफ अर्थ को घेरता हुआ लाइन होगा, बस मैंने एक लाइन दिखाया है। इसके सेंटर से मैं यहां कहीं मिला दूं, ये कहीं पोल है, देखो ये पोल रहा, ये पोल रहा, ये जो एंगल है इसको कहते हैं लैटिट्यूडिनल एंगल, ठीक है। यहां पर g की वैल्यू अगर g डैश है और यहां पर g की वैल्यू बेटा हमारे पास पोल पर g है, तो इसके लिए फार्मूला ऐसे आता है g डैश इक्वल टू g माइनस यहां के अंदर होता आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्बडा, ठीक है। उन्होंने हमको कहा है कि g ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन पोल पे है और इसके लिए बड़ा अजीब सा सिंबल बना के दिया है g 30 डिग्री, यानी 30 डिग्री वाले पोजीशन पर g एट 30 डिग्री पोजीशन विल बी इक्वल टू g माइनस आर ई, यहां के अंदर आर ई को आर लिखा सवाल ने, ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्बडा। मेरे प्यारे बच्चों यहां ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्बडा, कॉस स्क्वायर कितना डिग्री हो गया 30 डिग्री, ठीक है। ऐसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। हमारे पास यहां पर पूछा गया g माइनस जी 30 डिग्री, पहले इसको निकालें जरा क्या आ रहा है, आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, इन दिस सेंस cos 30 का मतलब स्क्वायर रूट 3/2 का स्क्वायर करेंगे बेटा, यहां के अंदर आ जाएगा 3/4, और इस तरह से इसको हम लिखेंगे g माइनस जी 30 डिग्री इक्वल टू यहां पर हो गया आर ई ओमेगा स्क्वायर इंटू 3/4। मेरे प्यारे बच्चों आर ई इन दिस सेंस सवाल के अंदर उसको आर लिख के दिया है, ठीक है। यहां आर लिखो आर ई लिखो क्या फर्क पड़ता है, मेन चीज यहां के अंदर आंसर आ जाएगा 3/4 टाइम्स ऑफ आर ई ओमेगा स्क्वायर, आर ई को आर दिया है, यहां पर ऑप्शन 2 करेक्ट मैचिंग है, ठीक है बेटा। ओके चलते हैं अगले सवाल पे, अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला सवाल है बच्चों क्वेश्चन नंबर 29। कहा गया पार्टिकल एग्जीक्यूट हार्मोनिक मोशन बिटवीन x इक्वल टू माइनस ये एंड x इक्वल टू प्लस ये। यहां पर बच्चों कोई पार्टिकल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, ऐसे यहां पर कहीं पर मीन पोजीशन रहा होगा, कहीं पर बेटा पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन रहा होगा, कहीं पर हमारे पास निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन रहा होगा, x इक्वल टू माइनस ए का कंडीशन रहा होगा। ऐसे हमसे कहा है the time taken by it to move from x equal to 0 to a/2, x equal to 0 से लेकर x equal to a/2 तक जब ये चलता है तो आपको ये डेटा डायरेक्ट याद होगा होपफुली, यहाँ पे 0 से a/2 तक जाने में जो टाइम लगता है वो t/12 होता है, टोटल टाइम पीरियड का बाई 12, और इस टाइम को उन्होंने कहा है 0 से a/2 तक जाने के लिए जो टाइम को कहा है उन्होंने कहा है t1 है, and to move from a/2 to a/√2, a/2 से a/√2, a/√2 बेटा a/2 से ज्यादा होगा, यहां कहीं होगा a/√2। हमें पता है कि यहां से a/√2 तक जाने में जो समय लगता है, मैंने आप लोगों को सॉल्व कराया था बेटा पढ़ाते वक्त, वो था t/यहां के अंदर 8 आता है। तो अगर यहां से यहां तक जाने में t/8, यहां से यहां तक जाने में t/12, तो यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगेगा, ये मेरे पास हो जाएगा बच्चों डेल्टा t इक्वल टू t/8 माइनस ऑफ t/12, ठीक है, t/8 t/12। इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा एक चीज और, ठीक है, इसको सॉल्व करके देखते हैं पहले क्या आएगा। 24 एलसीएम हो गया, ठीक है, 3t माइनस 2t यानी t/24 हो गया। मेरे प्यारे बच्चों ये जो टाइम दिया है उन्होंने कि ये जो लग रहा है इस टाइम को दिया है t2, ये जो डेल्टा t मैंने लिखा इसको उन्होंने दिया है t2। तो अगर मैं बच्चों यहाँ t1/t2 करूं, बच्चों t1/t2 करूं तो t1 की जगह पर t/12, यहां पर हो गया t/12 और यहां हो गया t/24। ऑब्वियसली दिख रहा है ये 2/1 आ जाएगा, इसका मतलब यहां के अंदर t1 की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ t2 हो जाएगा, और ऑप्शन से अगर मैच कराएंगे तो करेक्ट मैचिंग हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन 4। ओके ठीक है,
चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे। यहां पर अगला सवाल हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 30। कहा गया ये बॉडी ऑफ मास 36 ग्राम मूव्स विथ सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एम्पलीट्यूड 13 सेंटीमीटर, ठीक है, टाइम पीरियड टी इक्वल टू 12 सेकेंड, बहुत बढ़िया। एट द टाइम टी इक्वल टू 0 डिस्प्लेसमेंट इज x इक्वल टू प्लस 13 सेंटीमीटर। बेटा यहां कोई पार्टिकल है SHM कर रहा, सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है। ओके, सिंपल हार्मोनिक मोशन जो हो रहा है वहां पर देखते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन जो हो रहा है बेटा इसके बारे में थोड़ा सा विचार करते हैं। यहां पर कहीं रहा होगा ओरिजिन, मूल बिंदु, मेन पोजीशन, यहां पर हो गया पॉजिटिव एक्सट्रीम और यहां पर बच्चों हमारे पास हो गया निगेटिव एक्सट्रीम। जो एम्पलीट्यूड यहां दिया है वो 13 सेंटीमीटर का दिया है, दिस इज 13 सेंटीमीटर एंड दिस विल बी माइनस 13 सेंटीमीटर। यहां के लिए बेटा ये हो जाएगा माइनस 13 सेंटीमीटर। सवाल में कहा गया है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, एक चीज ये भी कहा गया एट टाइम t इक्वल टू 0 डिस्प्लेसमेंट इज 13 सेंटीमीटर, यानी t इक्वल टू 0 पर ये पार्टिकल यहां कहीं था, यहां, ठीक है। कहा शॉर्टेस्ट टाइम वो लेगा x इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर से x इक्वल टू माइनस 6.5 सेंटीमीटर तक आने में। बेटा a का मतलब 13, तो यहां पर x इक्वल टू प्लस 6.5 का मतलब हो गया ये बाई 2 प्लस ए बाई 2, और इसी तरह से यहां पर x की वैल्यू माइनस 6.5 का मतलब हो गया माइनस ए बाई 2। तो आपको पता है जब ऐसे आएगा तो यहां से यहां तक जाने का टाइम t बाई 12, ठीक, और यहां से यहां तक भी जाने का टाइम t बाई 12। तो यहां से यहां तक सपोज ये पॉइंट है, ये b है, ये से b तक आने का जो टाइम होगा बेटा ये हो जाएगा t बाई 12 प्लस t बाई 12। इन दोनों को जोड़ोगे आप t बाई क्या आ जाएगा 6, और t की वैल्यू आपको सवाल में दिया है 12 दिया है 12 दिया है, ये हो गया 12 बाई 6 यानी कि 2 सेकेंड। इसका करेक्ट चॉइस हमारा होगा ऑप्शन 2। ओके बेटा, ठीक है, होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। अब चलते हैं बेटा अगले सवाल पे, अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में कहा गया है अ स्टूडेंट इज एक्सपेरिमेंटिंग, एक स्टूडेंट कोई है वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है विथ ए रेजोनेंस apparatus इन फिजिक्स लैब टू फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। He got first two resonance length of air column as 17 centimeter and 51 centimeter using tuning fork of frequency, यहां पर हो गया बेटा 512 हर्ट्ज। फाइंड द साउंड एट रूम टेम्परेचर। बच्चों यहां पर रेजोनेंस ट्यूब का जो एक्सपेरिमेंट है उसके बारे में सवाल है। यहां पर स्पीड ऑफ साउंड हमारे पास हो जाएगा एफ इंटू लैम्डा, और जब लैम्डा को हम लोग यहाँ फाइंड आउट करते हैं क्या जाता है 2 टाइम्स ऑफ L2 माइनस L1 ऐसे आता है। चलिए वैल्यू रखते हैं, सिंपली वैल्यू रखिए, सॉल्व करिए, आंसर निकालिए। मैचिंग कंडीशन में जो फ्रीक्वेंसी यहाँ होगा साउंड का वो ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगा रेजोनेंस की कंडीशन में। तो यहाँ पर बच्चों ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी आपको दिया है, रख देते हैं, तो हो जाएगा 512 इंटू 2 इंटू L2 माइनस L1। यहां पर बच्चों L2 51 माइनस ऑफ 17 ऐसे लिख देता हूं, क्योंकि सेंटीमीटर पे है, इंटू 10 की पावर माइनस 2 कर लीजिए ताकि ये बन जाए मीटर। ओके, इसको सॉल्व करके बच्चों आंसर निकालना होगा। इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 512 इंटू 2 इंटू यहां के अंदर बच्चों ये हो जाएगा 34 इंटू 10 की पावर माइनस ऑफ 2। इसको सॉल्व करेंगे, इसका आंसर निकालेंगे तो लगभग में अप्रॉक्स में आंसर आपको मिलेगा 348 मीटर पर सेकेंड। ये गुणा भाग आप कर लीजिएगा। यहां के लिए बच्चों जो आंसर आपको मिलेगा वो होगा ऑप्शन 1। ओके,
चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहां पर बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर आ गया 32। क्वेश्चन नंबर 32 में कहा गया है ये ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 400 हर्ट्ज प्रोड्यूसेस 4 बीट पर सेकेंड विथ स्ट्रेच्ड वायर। बहुत बढ़िया। इफ ऑन इंक्रीजिंग टेंशन ऑन द स्ट्रिंग द नंबर ऑफ बीट्स रिमेन्स अनचेंज, तो इनिशियल फ्रीक्वेंसी वायर का क्या रहा होगा। बच्चों कोई वायर है, इसमें टेंशन वंशन रहा होगा, इसमें वाइब्रेशन कराया गया होगा और एक ट्यूनिंग फॉर्क को भी इसके साथ लिया गया है। यहां से जो फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फॉर्क की निकली, सवाल के हिसाब से वो 400 हर्ट्ज है, 400 हर्ट्ज, और यहाँ वायर से जो फ्रीक्वेंसी निकल के आ रही है, चलो कुछ रही होगी, हमें पता नहीं, फ्रीक्वेंसी ऑफ वायर व्हाटएवर जो भी रहा। तो यहाँ पे हमारे पास एफ डिफरेंस ऑफ एफ टी, ये जो हमें बीट सुनाई पड़ेगा, दोनों के फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस बीट पर सेकेंड वो आ रहा 4। ध्यान दीजिए बेटा, वायर की फ्रीक्वेंसी, वायर के वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी डिफरेंस यहां पर ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी जो कि कितना है 400 इक्वल टू 4 है। इस बिहाफ पर हम ये डिसाइड कर सकते हैं बेटा, इस बिहाफ पर, इस एनालिसिस के आधार पे हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि जो यहां हमारे पास ये वाली फ्रीक्वेंसी है, इसकी दो पॉसिबल वैल्यू हो सकती है। हो सकता है एफ की वैल्यू यहां 400 से 400 से 4 ज्यादा हो, यानी 404 हो, या हो सकता है यहां पर बच्चों एफ की वैल्यू 400 से 4 लेस हो, स्मॉल हो, जैसे कि 396 हर्ट्ज। इन दोनों में से एक आंसर आना है। तो यहां पर दोनों में से अगर एक आंसर आना है बेटा, तो एक बात यहां पक्का हो गया, ये होना नहीं है। यहां पर बच्चों ये होना नहीं है, दो में से एक आना है, 3 या 4। देखते हैं क्या आएगा। आगे बोला गया है इफ ऑन इंक्रीजिंग टेंशन इन दी स्ट्रिंग, जब स्ट्रिंग के अंदर टेंशन बढ़ा दिया जाता है, नंबर ऑफ बीट्स रिमेन्स अनचेंज, नंबर ऑफ बीट में परिवर्तन नहीं होता, 4 का 4 ही रह जाता है। अच्छा, वही वायर है बच्चों जो अभी तक था, उस वायर के अंदर टेंशन बढ़ा दिया गया। टेंशन अगर आप बढ़ाओगे तो यहाँ की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाएगी। अब जो यहाँ के अंदर फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी, पहले एफ था, अब मान लिया एफ स्टार हो गया। अब एफ स्टार जो है वो पहले वाले एफ से पक्का है, ज्यादा होगा। अब देखो, इस बार हम करेंगे एफ स्टार डिफरेंस, ट्यूनिंग फॉर्क जो था उसकी फ्रीक्वेंसी वही की वही है। यहां पर एफ स्टार के बराबर फ्रीक्वेंसी जनरेट हुआ, यहां पर जो ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी 400 पहले भी था और अभी भी है, तो सिंपली यहां पर एफ टी सवाल के हिसाब से 4 का 4 ही बना है। तो समझो जरा, यहां पर बच्चों एफ स्टार डिफरेंस 400 इक्वल टू 4। अब मान लो कि पहले फ्रीक्वेंसी 404 रहा होता, अगर मान लो कि पहला फ्रीक्वेंसी हम मानते हैं 404 होता, पहला फ्रीक्वेंसी बेटा जो यहां के अंदर एफ का था वो अगर 404 होता, तो अब क्या होता, यहां 404 से ज्यादा, सपोज करो 405 हो जाता, 400 बच्चों यहां देखिए 5 आ गया, हो सकता 406 हो जाता, यहां के अंदर बच्चों 6 आ जाता, हो सकता है ये बढ़कर 410 हो जाता। तो यहां पर बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, जबकि वहां पर सवाल के हिसाब से 4 का 4 ही बना रहना चाहिए, तो इस केस में तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहां बीट फ्रीक्वेंसी बढ़नी ही बढ़नी है, घटने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर यहां पर बच्चों दूसरा सिचुएशन हम देखें कि अगर यहां पर जो फ्रीक्वेंसी पहले था वायर का वो 396 रहा हो, दूसरी पॉसिबिलिटी 396 हर्ट्ज, देन अब क्या होगा, यहां पर बच्चों ऐसे पर्टिकुलर केस में अब जो हमारे पास एफ स्टार होगा वो 396, 396 से ज्यादा होगा, 396 से ज्यादा 397 कर दिया, यहां पर डिफरेंस कर दिया 400। मेरे प्यारे बच्चों अभी तो फिलहाल 3 आ रहा है, लेकिन सोचो कि ये फ्रीक्वेंसी ऐसे बढ़ते 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 अगर 404 हो जाए,
सपोज करिए ये 404 हो जाए और यहाँ ये 400 है तो 4 आने की उम्मीद यहाँ है। तो दोनों पॉसिबिलिटी में से एक ही पॉसिबिलिटी यहाँ सिचुएशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर यहाँ वायर की शुरुआती फ्रीक्वेंसी 396 रहा होगा तब तो ये पॉसिबल है केस, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों करेक्ट चॉइस जो आप लोग यहाँ सिलेक्ट करोगे वो हो जाएगा ऑप्शन 4। ओके ठीक है, चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे। हमारे पास अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में कहा गया है साउंड हैज इंटेंसिटी ऑफ 2 की पावर -8 वाट पर मीटर स्क्वायर, इट्स इंटेंसिटी लेवल डेसिबल में क्या होगा। यहां पर बच्चों डेसिबल में इंटेंसिटी लेवल पता करना है। यहां पर साउंड लेवल डीबी में निकालेंगे तो आएगा 10 log की बेस 10 आई डिवाइडेड बाई आई नॉट, ऐसे। यहां पर बच्चे हो गए 10 log की बेस 10 आई के स्थान पे ये हो जाएगा बच्चों 2 इंटू 10 की पावर -8 और आई नॉट होता थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, माफ करिएगा थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी, वो मिनिमम इंटेंसिटी जो ह्यूमन ईयर के द्वारा सुना जा सके। इसकी वैल्यू होती है बेटा 10 की पावर -12 वाट पर मीटर स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, आंसर निकालने का प्रयास करेंगे। 10 log की बेस 10, यहां पर बच्चों इसको ऊपर किया, ये हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर 4। ओके, इस तरह से हमारे पास हो गया 10, ये हो जाएगा log 2 बेस 10 प्लस बेटा log 10 की पावर 4 बेस 10। देखो इसको थोड़ा और हम लोग मैनेज करेंगे, सॉल्व करने का प्रयास करेंगे बच्चों, तो कहानी कुछ ऐसी होगी। कहानी बच्चों कुछ ऐसी होगी 10 log 2 की वैल्यू बच्चों बेस 10 पे हमारे पास होगा 0.3 प्लस log 10 की पावर 4 पहले आ जाएगा और log 10 की वैल्यू 10 बेस पर 1 हो जाएगा। तो यहां पर जो साउंड लेवल डेसिबल में आ गया बच्चों 10 इंटू 4.3 यानी कि 43 dB। जो डेसिबल में हमारी वैल्यू साउंड लेवल की आ गई तो बेटा 43 डेसिबल के बराबर हो गया। ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट चॉइस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ लेट्स एंजॉय क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 1। देखें अगला सवाल बेटा, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 34। लीनियर डेंसिटी ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग इज 1.3 इंटू 10 की पावर -4 किलोग्राम पर मीटर। बेटा लीनियर मास डेंसिटी ये है, मास पर यूनिट लेंथ। ट्रांसवर्स वेव इज प्रोपेगेटिंग ऑन दी स्ट्रिंग एंड इज डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन दिस। यहां पर ट्रांसवर्स वेव चल रहा है और उसको इस इक्वेशन से डिस्क्राइब किया गया y इक्वल टू 0.021 साइन आप यहां के अंदर k के जगह पर मैं देख पा रहा हूं 1 है, x प्लस आप यहां के अंदर 30t। ये स्ट्रिंग में चलने वाला वेव है। तो अगर वेलोसिटी में इस वेव की निकालूं तो दो तरीके होंगे। एक होगा स्क्वायर रूट के अंदर कैपिटल टी बाई स्मॉल एम, जहां कैपिटल टी टेंशन फोर्स स्ट्रिंग में है और स्मॉल एम बेटा मास पर यूनिट लेंथ है, ठीक है। और यही इक्वल टू होगा ओमेगा बाई के, ठीक। यहां पर बच्चों दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया, पहले इसको सॉल्व ही कर लेते हैं। ओमेगा के जगह पर आ गया 30, के जगह पर यहां देखिए 1 छुपा है तो आ गया 30 मीटर पर सेकेंड। दोनों साइड का यहां का और यहां का स्क्वायर कर लेते हैं तो हमारे पास बच्चों हो गया टी डिवाइडेड बाई स्मॉल एम, ध्यान रहे मास पर यूनिट लेंथ है, इक्वल टू यहां के अंदर 30 का स्क्वायर, यानी कि टी की वैल्यू हमारे पास हो जाएगा 900 इंटू स्मॉल एम। मास पर यूनिट लेंथ हमको दे रखा है 1.3 इंटू 10 की पावर 1.3 इंटू 10 की पावर -4, ठीक है बेटा। यहां पर इस तरह से इसको हमें सॉल्व करके बेटा आंसर निकालना है। इसको सॉल्व करके आप आंसर निकालोगे टी की वैल्यू क्या होगी अप्रोक्सीमेटली
आपको आंसर मिलेगा 0.12 न्यूटन। ठीक है, यहां पे आप लोग इसको वेरीफाई कर लीजिएगा, इतना ही लगभग आना चाहिए। यहां के अंदर बच्चों 0.12 न्यूटन के अप्रॉक्स में इसका आंसर होगा। ओके, चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे। अगला सवाल हमारे पास है बच्चों क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में कहा गया है कि यहां पर एक कोई वेव का इक्वेशन, वेव y इक्वल टू दिया गया है 10 टाइम्स ऑफ साइन ये x प्लस ऑफ बी टी ऐसे रिफ्लेक्टेड फ्रॉम डेंस मीडियम एट ओरिजिन। डेंसर मीडियम से बेटा रिफ्लेक्ट हो रहा ओरिजिन वाले पोजीशन पर। हमसे कहा गया है 81% ऑफ एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड। यहां पर बच्चों एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, क्योंकि जब वेव वापस लौटेगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी, उसके अंदर बच्चों फ्रीक्वेंसी की बात कर लें, वेवलेंथ की बात कर लें, इन सब में कोई चेंज नहीं होगा। तो इस तरह से एनर्जी डिपेंड करेगा एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पर। यहां पर बच्चों E1 बाई E2 इक्वल टू हो जाएगा A1 बाई A2 का होल स्क्वायर। सवाल में कहा गया 81% एनर्जी बैक हो रहा है, इसका मतलब अगर पहले 100 जूल गया था तो 81 जूल बैक हो रहा है। रेशियो में है, सीधे रख सकते हो। यहां पर बच्चों हमारे पास A1 बाई A2, पहले जो एम्पलीट्यूड इसका था देख पा रहा हूं, यहां पर बच्चों 10 था, 10, तो ये हो गया 10 डिवाइडेड बाई A2 क्या होगा हमें नहीं पता है सर, का स्क्वायर। दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे बेटा, यहां पर आ जाएगा 10 बाई 81, माफ करिएगा 10 बाई 81 का स्क्वायर रूट 9 इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई A2। मेरे प्यारे बच्चों इस तरह से 10 10 कैंसिल हो गया। A2 लौटने वाला रिफ्लेक्टेड वेव का जो एम्पलीट्यूड आ गया वो हो गया 9 सेंटीमीटर, मीटर, जो भी रहा हो वही यूनिट हो जाएगा, यूनिट मेंशन नहीं है बच्चों। ओके, रिफ्लेक्टेड वेव का इक्वेशन यहां के अंदर होगा रिफ्लेक्टेड वेव y इक्वल टू एम्पलीट्यूड के जगह पर सिंपली 9 साइन, साइन ही रहेगा। यहां पर बच्चों जो हमारे पास प्लस ओमेगा टी था वो माइनस ओमेगा टी में चेंज हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन रिवर्स हो रही होगी। यहां के अंदर हमारे पास हो गया ये x प्लस बीटी की बजाय माइनस बीटी हो जाएगा, क्योंकि डेंसर मीडियम की बाउंड्री से होके वापस आ रहा है, इसलिए यहां पर हो जाएगा प्लस 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री का फेज शिफ्ट होगा। यहां y इक्वल टू हम लोग ले लेंगे 180 साइन 180 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो यहां पर आ जाएगा 9 माइनस 9 साइन ये x माइनस ऑफ बीटी। ऑप्शन में देखें बच्चों तो एग्जैक्ट ऑप्शन यहां है नहीं, तो फिलहाल अगर माइनस में होता तो मेरे हिसाब से उसको टिक करना चाहिए था, लेकिन क्योंकि माइनस में है नहीं तो ऑप्शन 3 को हम लोग प्रीफर कर देंगे। यहां के लिए करेक्ट चॉइस हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन 3। ओके, ठीक है बेटा, ये था क्वेश्चन नंबर 35 का सलूशन बच्चों। सेक्शन ए का सलूशन आपको मिल गया। सेक्शन बी का सलूशन बेटा मैं कल आपको भेजूंगा, आज टाइम नहीं मेरे पास, तो तब तक इसका सलूशन आप लोग एंजॉय करें, अपने डाउट को दूर करें। कोई और डाउट आपके पास है तो आप मुझे अपने डाउट व्हाट्सएप पर भेज सकते हो, मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है बच्चों, ओके, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।